कॉन्टिनेंट ऑफ युगुदो में ब्लैक किंग और उसकी अंधेरे और काली जादू से पैदा हुई अनडेड मॉन्स्टर्स की फौज से हमला कर रही है। उसके राज को ख़त्म करने के लिए एक मूर्ख लेकिन बहादुर योद्धा यूरी राष्ट्र से मजबूत आर्मी को इकट्ठा करता है और अपनी वॉलंटियर आर्मी को ब्लैक किंग के किले की ओर ले जाता है। मैदान के बाहर पवित्र राजा की बेटी जुलियाना अपने विशेष योद्धाओं एरीज और बुरखाट के साथ पवित्र गार्ड का नेतृत्व करती है और किले के प्रवेश द्वार पर मॉन्स्टर्स से लड़ने और अंदर मार्च करने के लिए तैयार होती है। इसी बीच ब्लैक आर्मी के जनरल इरस वॉलंटियर आर्मी पर एनर्जी ब्लास्ट बरसाते हैं और मैदान पर हावी होते हैं। जुलियाना के कमांडर एनस्लॉ उसे चुनौती देते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए कहते हैं। इसी बीच 3 बुद्धिमान आर्शियों के 4 शक्तिशाली शिष्य एक पृथ्वी गोलेम से लड़ते हैं और अपनी शक्ति क्षमताओं से उसे नष्ट कर देते हैं। ओबर जनजातियों के पहले लॉर्ड शुआ अपनी शांत तलवारबाजी से दुश्मनों को काटते हैं और जनजाति के नेताओं के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को एकत्रित करते हैं ताकि वे सभी अनडेड सैनिकों को मिटा सकें। दूसरी ओर यूरी अपनी पत्नी फूना, आपातकालीन भोजन और पिक्सी पीरा और अपने मजबूत पार्टी सदस्यों केन, मरीना और मशिदा के साथ किले में घुसता है। वे अंदर के अनडेड मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और अपनी क्षमताओं का उपयोग करके उन्हें मारते हैं। इसके बाद यूरी ब्लैक किंग की ओर अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि वह उसका सिर काट देगा और महाद्वीप को उसके अंधेरे से मुक्त करा देगा। वह अपनी तलवार में मना भरता है और उसे हराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पता चलता है कि वह पर्याप्त लेवल नहीं है और अंतिम बॉस लड़ाई के लिए बहुत कम पावर वाला है। वह सोचता है कि उसका प्लॉट आर्मर उसे जीतने में मदद करेगा, लेकिन ब्लैक किंग इस बात को नहीं मानता और धुएं के बादल से बाहर आकर उसकी पिटाई करता है। वह हारे हुए नायक को एक तरफ फेंक देता है और उसकी बेटी फुआ के पास जाता है। वह उसे चैन क्रॉनिकल देने को कहता है, जो एक रहस्यमय किताब है जिसमें इस दुनिया के भविष्य को बदलने की क्षमता है। फुआ किताब वापस करने से इनकार करती है और वह उसे एक असली एशियाई पिता की तरह जमीन पर थप्पड़ मारता है। पीरा उसके सामने आती है और उससे रुकने को कहती है, लेकिन ब्लैक किंग उसे पकड़ लेता है और पिक्सी मस जैसा दबाना शुरू कर देता है। वह आशा की परी है और उसे मारकर वह दुनिया से मूर्खतापूर्ण विचारों को मिटा सकता है। लेकिन फिर जुलियाना अपने योद्धाओं के साथ वहां आती है और ब्लैक किंग के हाथ में एक तीर मारती है। ब्लैक किंग और अधिक अंधकार के सैनिकों को बुलाता है ताकि वे उनसे लड़ सकें और फिर फुआ से किताब छीन लेता है। किताब चमकने लगती है और वे दोनों बच्चों की तरह उसके 2 हिस्सों को खींचते हैं। इससे पीरा अचानक गायब हो जाती है और किताब से अंधकार तत्व निकलने लगता है जो पूरी पवित्र राजधानी को ढक लेता है, जिससे मूर्ख नायक यूरी की हार हो जाती है। उसके दोस्त उसे और अन्य लोगों को किले से बाहर निकालते हैं और मैदान से दूर अपने शिविर में जाकर यूरी के जागने की प्रतीक्षा करते हैं। मरीना और फोना यूरी की देखभाल करते हैं, जबकि प्रिंसेस जुलियाना अपने योद्धाओं बुरखाट और वैन के साथ मिलकर गठबंधन और स्वयंसेवक सेना की स्थिति पर चर्चा करती है। ब्लैक किंग के खिलाफ हमला विफल होने के बाद गठबंधन की सेनाएं अपने अपने देशों को लौट रही हैं। यूरी की वर्तमान स्थिति में उन्हें ब्लैक किंग से लड़ने के लिए एक बार फिर से तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा। बुरखाट यूरी की क्षमता पर संदेह करता है, लेकिन जुलियाना कहती है कि वे सभी उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि वही वह है जिसने उन्हें ब्लैक किंग के खिलाफ एक ही झंडे के नीचे लड़ने के लिए एकजुट किया है। जैसे ही सेनाएं मार्च करती हैं और पूर्व पवित्र राजधानी के कमांडर चले जाते हैं, वेन, एरीज और बुरखाट प्रिंसेस की रक्षा करने के लिए वहीं रुकते हैं और यूरी के जागने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वे आगे क्या करना चाहते हैं। कुछ समय बाद यूरी जागता है और फुआ सभी को उसके तंबू में बुलाती है। वे उससे आदेश मांगते हैं और वह कहता है कि अब से वे वाइस कैपिटल लौटेंगे और एडवेंचरर्स गिल्ड के मास्टर गिलबर्ट को अपनी हार की रिपोर्ट करेंगे। वह बहुत उदास लगता है और हम जानते हैं कि वह ब्लैकनिंग से भी पीड़ित है, जो धीरे धीरे लोगों के शरीरों पर कब्जा कर लेता है और अंततः उन्हें ब्लैक किंग के नियंत्रण में डार्क नाइट बना देता है। अब तक यूरी प्लॉट आर्मर और इच्छा शक्ति से इसका सामना कर रहा था, लेकिन मुख्य विलेन से हार जाने के बाद उसने खुद पर विश्वास खो दिया है और ब्लैकनिंग उसमें और मजबूत होती जा रही है। वाइस कैपिटल के बाहर एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया एक कॉपर सिक्के के बदले सेब खरीदने की कोशिश करती है। दुकानदार उससे कहता है कि महंगाई बहुत अधिक है और वह इससे कुछ नहीं खरीद सकती। ठीक उसी समय एक मोटा आदमी आता है और बुढ़िया को धक्का देकर हटा देता है। वह अपने सोने के सिक्के देता है और पूरा टोकरा खरीद लेता है। तभी एक सफ़ेद बालों वाला असेंसिन्स क्रीड कॉस्प्लेयर आता है और उससे अपनी बदबूदार गांड हटाने को कहता है। वह उसके आसपास से फुर्तीले हरकतों से गुजरता है और बुढ़िया की मदद करता है। जब वह चली जाती है तो लड़का उस मोटे आदमी की पतलून काट देता है और पूरी दुनिया उसकी छोटी पेंसिल को देख लेती है। वह कुछ सेब लेकर चोर की तरह भाग जाता है। बाद में वह बुढ़िया से मिलता है और उसे मुफ्त में एक सेब देता है और उसे उसके घर तक छोड़ आता है। पता चलता है कि उसके माता पिता दूध लेने गए थे और कभी वापस नहीं आए, इसलिए वह सड़कों पर पला बढ़ा और खुद को रॉबिन हुड समझने लगा। दूसरी ओर यूरी अपनी पार्टी के साथ वाइस कैपिटल की ओर जा रहा है। रास्ते में वे अपने युद्ध के बाद के नुकसान को देखते हैं, क्योंकि अंधकार का प्रदूषण जमीन पर फैलता जा रहा है और फसलें और पशुधन मर रहे हैं। किसान यूरी को देखते हैं और उसके पसीने से भरे चेहरे पर गालियां बकते हैं। वे उसे एक फेल नायक बताते हैं जिसने उनकी ज़मीन और उनकी रक्षा करने का वादा पूरा नहीं किया। यूरी का समूह चुपचाप आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार वे एक आदमी को अपनी ओर दौड़ते देखते हैं जो मदद मांगता है। वह आदमी उन्हें बताता है कि वे ब्लैक आर्मी के हमले में हैं और यूरी समझता है कि उसकी हार के कारण ब्लैक फॉग का प्रभाव बढ़ गया है। वे आगे बढ़ते हैं और एक सफ़ेद बालों वाली किशोर को एक बुढ़िया की रक्षा करते हुए डार्क नाइट से लड़ते देखते हैं। बुरकाट और अन्य आगे बढ़कर मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि उनकी मना कम हो गई है। लड़का अपनी जादू का इस्तेमाल करता है और दूसरों की मना को बढ़ाता है। वह लड़ता रहता है और बुरखाट की मना को चुराता है ताकि वह जारी रख सके। वह कभी हार न मानने की इच्छा व्यक्त करता है। यूरी याद करता है कि वह भी पहले ऐसा ही था और फिर से अपनी तलवार उठाने का फैसला करता है। वे दोनों लड़ते हुए आमने सामने आ जाते हैं और पीठ से पीठ मिलाकर मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं। यूरी अपनी मना बढ़ाने वाली क्षमता का इस्तेमाल करता है और महसूस करता है कि सफ़ेद बालों वाले लड़के की क्षमता के कारण यह और भी मजबूत हो गई है।
फिर वह आगे कूदता है और अपने विशेष हमले से सभी दुश्मनों को मार गिराता है। यह देखकर लड़का समझ जाता है कि यूरी स्वयंसेवक सेना का कप्तान है और वह खुद को आरम के रूप में पेश करता है। इसके बाद वह थक जाता है और बेहोश हो जाता है। यूरी कहता है कि शायद वह थक गया होगा और उसे अपने शिविर में ले जाता है। रात में जागने पर वह यूरी के साथ बैठता है। वह कहता है कि उसने उसके बारे में स्वयंसेवक सेना के कप्तान के रूप में सुना है और अपना आर्म बैंड उसे दे देता है। ठीक उसी समय फुआ बाहर आती है और उसका स्वागत करती है। वह कहती है कि केन और अन्य जल्द ही कष्ट से वापस आएंगे और उनके लिए खाना तैयार करना शुरू कर देती है। जब वे सब एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो केन नोटिस करता है कि जैसा कि हमेशा होता है, इस बार भी खाना फुआ ने बनाया है और ये बुरा स्वाद वाला है। वह सोचता है कि कब उसे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन फिर सभी हैरान हो जाते हैं जब आरम जानवर की तरह खाना खाता है और दूसरा कटोरा भी मांगता है। वे उससे पूछते हैं कि क्या उसे वाकई इसका स्वाद अच्छा लगता है और वह आमतौर पर क्या खाता है। आरम बताता है कि वह आमतौर पर छिपकली और कीड़े खाता है, कभी कभी भालू भी। ये सुनकर सभी को उसकी दया आती है। यूरी कहता है कि वह उस गांव का नहीं लगता और फिर भी उसने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। आरम कहता है कि वह बस वहां से गुजर रहा था, लेकिन वह उन लोगों को मरते नहीं छोड़ सकता था। साथ ही उसे वे काले मॉन्स्टर भी नफरत हैं। फिर वह कहता है कि उसे और भी मजबूत बनना है और अचानक रिपचैन क्रॉनिकल फिर से अंधकार तत्व छोड़ना शुरू कर देता है, जैसे कि राजधानी में हुआ था। जब सब कुछ बेकाबू होने लगता है तो आरम फुआ की रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन किताब उसे पीछे धकेल देती है और फिर चमकना बंद कर देती है। फुआ नोटिस करती है कि किताब के कुछ पन्ने काले हो गए हैं और यह प्रदूषण के और भी फैलने का संकेत है। वह समझाती है कि इस किताब पर जो भी अंधकार छाता है वह इस दुनिया में भी परिलक्षित होता है और दुनिया में जितना भी प्रदूषण फैलता है किताब के उतने ही पन्ने काले हो जाते हैं। लेकिन अभी भी आशा है, क्योंकि उनकी दोस्त पीरा कहीं जिंदा है और जब तक वह जिंदा है दुनिया पूरी तरह से अंधकार में नहीं डूब सकती। वह इस दुनिया की इच्छा शक्ति है और उन्हें उसे बचाना होगा। दूसरी ओर ब्लैक किंग की जनरल इरस एक कौवे का इस्तेमाल करके यूरी के समूह का पता लगाती है और उनकी गंतव्य जगह का भी। इसके बाद वह ब्लैक किंग को रिपोर्ट करती है और वह उससे कहता है कि उन्हें पीरा को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा, नहीं तो वे अपने अंधकार का इस्तेमाल करके दुनिया पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। रात में यूरी आरम के पास आता है और उससे पूछता है कि वह क्यों मजबूत बनना चाहता है। आरम उसके मूर्ख चेहरे को देखता है और कहता है कि बिना शक्ति के आप वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते। यूरी उससे पूछता है कि क्या वह उनके साथ नहीं जुड़ना चाहता। आरम जवाब देता है कि उसे किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है और वह अपनी आज़ादी का आनंद लेता है। यूरी तर्क देता है कि वह अकेले ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आरम कहता है कि वह हमेशा अकेला ही रहा है और ऐसे ही रहना पसंद करता है। यूरी कहता है कि वह बस इसलिए अभी तक जिंदा है क्योंकि उसने अभी तक अकेले लड़ाई नहीं लड़ी है। आरम जवाब देता है कि उसने अपने दोस्तों के साथ भी हार का सामना किया है। यूरी उसे देखता है और कहता है कि जब उसने ब्लैक किंग से हार गया था तो उसने खुद पर विश्वास भी खो दिया था, लेकिन गांव में उसे इतनी हिम्मत से लड़ते देख उसे याद आया कि उसने नूटो की तरह कभी हार न मानने का संकल्प लिया था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके दोस्त जैसे हमेशा उसके साथ खड़े हैं। उसने आरम से कहा कि उसमें क्षमता देखता है और जानता है कि अगर वह उनके साथ लड़ेगा और अपने बंधनों को मजबूत करेगा तो वह बहुत मजबूत हो सकता है। अगले दिन वे वाइस कैपिटल पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह ब्लैक आर्मी के हमले में है। शहर में काले सैनिक घुस आए हैं और रॉयल गार्ड्स उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूरी और उसका समूह भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं। यूरी गार्ड्स के कमांडर से मिलता है और वे आपस में स्थिति की रिपोर्ट साझा करते हैं। कमांडर बताता है कि बाहरी दीवार तोड़ दी गई है, जबकि यूडा जादूगर पश्चिम दीवार की रक्षा कर रहा है। यूरी कहता है कि वे यहाँ दुश्मनों से निपटेंगे और उन्हें वापस जाने देंगे। जुलियाना एक मना बढ़ाने वाला मंत्र बोलती है और अपने योद्धाओं को बफ करती है, जबकि आरम अपने अकेले अंदाज में लड़ता है। लड़ाई के दौरान वह एक बार फिर बुरखार्ड से कुछ मना चुरा लेता है, जिससे वह बहुत नाराज हो जाता है। वे आपस में बहस करने लगते हैं और बुरखार्ड कहता है कि वह लड़ाई के बाद उससे निपटेगा। फिर वह अपनी टीम के पास वापस लौट जाता है। दूसरी ओर यूरी सी और मशिदा के साथ एक मनासिन कॉम्बो अटैक करता है और अपने हमले से क्षेत्र में मौजूद सभी दुश्मनों को मार गिराता है, जिससे आरम हैरान रह जाता है। आरम यूरी से उस हमले की ट्रेनिंग देने और उसे सिखाने को कहता है। यूरी उसे बताता है कि इसके लिए अपने साथियों के साथ मजबूत बंधन होना जरूरी है। बुरखार्ड आगे बढ़ता है और कहता है कि आरम इसे नहीं समझेगा क्योंकि वह बस एक चोरी करने वाला बंदर है जो सिर्फ अपने लिए ही लड़ता है। आरम गुस्सा हो जाता है और यह कहकर चला जाता है कि वह अपने तरीके से ही मजबूत बनेगा। ठीक उसी समय दुश्मन सेना का नेता शहर में घुस आता है और खुद को एक डार्क नाइट के रूप में पेश करता है। उनके आसपास का काला धुआं और गाढ़ा होता जाता है और यह उनकी मना के स्तर को भी कम कर देता है। मॉन्स्टर्स हमला बोल देते हैं और यूरी को घायल कर देते हैं, साथ ही दूसरों पर भी हावी हो जाते हैं। उनमें से एक जुलियाना पर एक शक्तिशाली जादुई हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बुरखार्ड बीच में आता है और हमला अपने ऊपर ले लेता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दुश्मन उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ठीक उसी समय आरम वहां आ जाता है और अपनी तेज लड़ाकू कौशल से उनमें से बहुत सारे को मारने लगता है। इसके बाद वह अपनी मना एकत्रित करना शुरू करता है और जुलियाना और उसके योद्धाओं बुरखार्ड सहित के साथ उसे साझा करता है। इसके बाद वे अपना मनासिन कॉम्बो अटैक करने में सक्षम हो जाते हैं और क्षेत्र में मौजूद सभी दुश्मनों को मार देते हैं। आरम कहता है कि वह थोड़े समय के लिए वहीं रुक जाएगा क्योंकि वह उनके कॉम्बो अटैक और देखना चाहता है। साथ ही वह बुरखार्ड से भी यही कहना चाहता था कि उसे अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। लड़ाई के बाद यूरी सभी को इकट्ठा करता है और कहता है कि उसने पहले ब्लैक किंग से हार का सामना किया है और जब ऐसा हुआ था तो ब्लैक किंग ने उससे कहा था कि वह इस पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। उसने कहा कि जब तक वह जीवित है वह आशा बनाए रखना चाहता है, इसलिए वह एक ब्लैक किंग सप्रेशन स्क्वाड बनाएगा और एक बार फिर उसे लड़ेगा।
जुलियाना कहती है कि सिर्फ एक दल काफ़ी नहीं होगा, इसलिए उन्हें दुनिया भर से एक बार फिर से बल इकट्ठा करना चाहिए। सभी उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और खुश होते हैं कि वह अब फिर से अपने पुराने उत्साहित रूप में लौट आया है। जुलियाना बुरखार्ट की ओर देखती है और कहती है कि अब वे बराबर हैं क्योंकि उसने उसकी मना लौटा दी है, इसलिए उसे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन बुरखार्ट सिर्फ नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वह ज़मीन पर गिर पड़ता है और उसके पेट में एक गंभीर घाव दिखाई देता है। अगले दिन वो उसकी चोटों को ठीक करते हैं और जुलियाना उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो यूरी के दल में शामिल हो क्योंकि वो सोचती है कि वो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि वो राजधानी जाएगी और अपनी फौज से मिलेगी और चाहती है कि वो यूरी की मदद करे। इसके अलावा वो अरम में भी क्षमता देखती है, इसलिए वो चाहती है कि वो उसे प्रशिक्षित करे और उसे अपने अनुभव से मजबूत बनाए। वो उसके आदेश को स्वीकार करता है, लेकिन महसूस करता है कि वो छोड़ दिया गया है और अंदर से उदास होने लगता है। फिर गिल्ड अलायंस का सबलेयर सेलिन आता है और जुलियाना से कहता है कि वो उसके साथ गिलबर्ट से मिलने चले। वहीं दूसरी ओर यूरी और फोना गिलबर्ट के साथ चलते हैं और गिल्ड के बारे में बात करते हैं। यूरी उससे अपनी इच्छा के बारे में बताता है कि वो ब्लैक किंग सप्रेशन स्क्वाड बनाना चाहता है। वो कहता है कि हालांकि उसे एक बार हार मिली है, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद है जब वो अरम को अभ्यास करते हुए देखता है। बाद में वे उसके ऑफिस में जाते हैं और वो कहता है कि वे पहले 3 बुद्धिमान अर्शियों से मिलेंगे ताकि उन्हें पैरा के बारे में कोई सुराग मिल सके। गिलबर्ट कहता है कि वो उनकी जितनी संभव हो उतनी मदद करेगा। तभी सेलिन भी जुलियाना के साथ वहां आ जाती है। गिलबर्ट उसे और यूरी को नई लॉन्ग डिस्टेंस मैजिक कम्युनिकेशन आइटम देता है और कहता है कि गिल्ड उनकी मदद करेगा जितना हो सकेगा। दूसरी ओर अरम अपने प्रशिक्षण से भूखा हो जाता है और गरीब होने के कारण वो शहर में घूमता है और एक बार फिर खाना चुराने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अब यूरी का दोस्त है और उसने उस पर विश्वास किया है, इसलिए वो ऐसा करने से बचता है और आगे चलता रहता है। अचानक वो एक लड़की की चीख सुनता है और बाजार की तरफ दौड़ता है, जहां वो एक आदमी को देखता है जो एक लड़की को चाकू दिखा रहा है। अरम वहां कूदता है, उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और लड़की की रक्षा करता है। फिर वो उस आदमी के हमलों को अपने चालाक मूव से बचाता है और एक साइड की दुकान से एक छोटी तलवार उठाता है। फिर वो उस बुरे आदमी से लड़ता है और आसानी से उसे पकड़ लेता है और शहर के गार्डों को उसे ले जाने देता है। तभी हथियारों का व्यापारी उसे बुलाता है और कहता है कि वो बहुत ही प्रभावशाली है। वो खुद को डस्टी से मर्चेंट्स गिल्ड से पेश करता है और बताता है कि वो स्वयं सेवक सेना को हथियार आपूर्ति करता है। फिर वो कहता है कि उसने तलवारें चुनने का अच्छा अंदाज दिखाया है क्योंकि यह उसकी दुकान में सबसे अच्छी तलवार है। वो बताता है कि इसे एक प्रसिद्ध लोहार और पृथ्वी स्प्राइट्स के मुखिया बोल्डर ने बनाया है। वो फिर कहता है कि उसने देखा है कि वो यूरी के ब्लैक किंग सप्रेशन आर्मी में शामिल हुआ है और इसलिए वो इसे उसकी भर्ती का तोहफा दे रहा है। वो उससे इसका नाम भी रखने को कहता है क्योंकि हर तलवार को नाम मिलना चाहिए और कहता है कि यह उस पर निर्भर करता है कि क्या वो इसे प्रसिद्ध बनाएगा या भुला देगा, इसीलिए उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अरम उसका बहुत धन्यवाद करता है और फिर अभ्यास जारी रखने के लिए वापस प्रशिक्षण ग्राउंड पर चला जाता है। इसके बाद गिलबर्ट कुछ समय यूरी के साथ बिताता है और उसे बताता है कि उसका ब्लैकनिंग भी काफ़ी बढ़ गया है। वो कहता है कि कभी कभी उसे ब्लैक किंग्स आर्मी के साथ लड़ते हुए सपना आता है और यूरी कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। इसी बीच बुरखार्ट प्रशिक्षण ग्राउंड से गुजरता है और अरम को अभ्यास करते देखता है। वो अपने आदेशों के बारे में सोचता है और उससे कहता है कि वो बुरखार्ट उससे कहता है कि वो ढीला हो जाए क्योंकि उसके मांसपेशियां बहुत तनाव में हैं। फिर वो उसकी तलवार को देखता है और पूछता है कि इसके साथ क्या मामला है। अरम कहता है कि इसका नाम हैरी मारू है, जिसका मतलब है प्रेरणा की झलक। बुरखार्ट पूछता है कि यह ऐसी अच्छी तलवार गरीब लोगों को कहाँ से मिली। अरम कहता है कि किसी ने इसे उसे दिया है। बुरखार्ट उसकी बांह पकड़ता है और आरोप लगाता है कि कोई भी उसे ऐसी अच्छी तलवार नहीं दे सकता, इसलिए उसने इसे चुरा लिया होगा। ठीक उसी समय जुलियाना वेन और यूरी के साथ वहां से गुजरती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। जब बुरखार्ट कहता है कि अरम ने तलवार चुराई होगी तो डस्टी वहां आता है और कहता है कि वही व्यापारी है जिसने अरम को यह तलवार दी थी। बुरखार्ट शर्मिंदा महसूस करता है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और वहां से चला जाता है। रात को यूरी अपने बढ़ते ब्लैकनिंग से जूझता है जो उसे अपना अंधेरा और भ्रष्ट स्वरूप दिखाने लगता है। जैसे कि कमेंट सेक्शन में वो डिप्रेसिंग आवाज़ें होती हैं। जब वो अपने मन की आवाज़ से बहस करता है तो अरम दरवाजे पर दस्तक देता है और अंदर आकर उससे बात करने आता है। वो उसका धन्यवाद करता है कि उसने उस पर विश्वास किया और कहता है कि पहले वो चोरी किया करता था, लेकिन उसकी फ़ौज में शामिल होने के बाद उसने इसे छोड़ दिया है। यूरी उससे पूछता है कि मजबूत होने के बाद वो क्या करेगा। अरम कहता है कि वो ब्लैक आर्मी के उन मूर्ख मॉन्स्टर्स को हरा देगा। फिर वो बताता है कि उसके गांव पर हमला हुआ था और वो अकेला ही बच गया था। उन्होंने उसके दोस्तों और परिवार को सब कुछ छीन लिया था, इसलिए वो बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो मजबूत बनना चाहता है। अगले दिन वे सभी रवाना होने की तैयारी करते हैं। वे कमांडर से मिलते हैं और जुलियाना कहती है कि वो पवित्र राजधानी जाएगी और वहाँ वापस आए अपने साथियों से ब्लैक किंग सप्रेशन आर्मी में शामिल होने के लिए कहेगी। कमांडर कहता है कि वो गिल्ड के साथ अपना वचन रखेगा, लेकिन यह गारंटी नहीं दे सकता कि कितने और कौन लोग इस आर्मी में शामिल होंगे। फिर वो यूरी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मैजिक गिल्ड की लीडर अलुद्रा ने कहा है कि वो भी उनके साथ शामिल होगी। ठीक उसी समय वे अलुद्रा को वोर्ग के साथ आते देखते हैं, जो एक लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर है।
अरम उसकी तलवार ड्रैगन किलर से प्रभावित होता है और वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद जुलियाना बुरखार्ट से कहती है कि वो अपना फ़र्ज अच्छी तरह निभाए और कहती है कि वो समझेगी अगर वो यूरी के ग्रुप के साथ ज़्यादा समय बिताएगा। फिर वे अलविदा कहते हैं और जुलियाना का ग्रुप यूरी और उसके दोस्तों से अलग हो जाता है। यूरी का ग्रुप भी 3 महान अर्शियों से मिलने और आगे बढ़ने के लिए निकलता है। जब शाम होती है तो वे अपना कैंप लगाते हैं। यूरी बुरखार्ट के पास जाता है और उससे अरम को ट्रेनिंग देने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और जंगल में चला जाता है। लगता है कि अरुणिस उस पर नज़र रखे हुए हैं और उसकी चोट फिर से खुल जाती है और अंधेरी तत्व बाहर आने लगते हैं। उसके नकारात्मक विचार और भावनाएं हावी होने लगती हैं और वो महसूस करता है कि उसे छोड़ दिया गया है। इसी बीच अरुणिस उसके पास आती है और उसे अंधेरे तत्व से चुभौती है। वो उससे कहती है कि उसे छोड़ दिया गया है, इसलिए उसे उनकी तरफ आना चाहिए जो उसे खुले साथ स्वीकार करेंगी। ठीक उसी समय चेन क्रॉनिकल्स एक बार फिर बेकाबू होने लगती हैं और वे जंगल से काली धुंध आते देखते हैं। यूरी नमकीन रात के बारे में सोचता है और जंगल की तरफ दौड़ता है, जबकि बाकी लोग पीछे आते हैं। जल्द ही वे अरुणिस को बुरखार्ट के सामने खड़े देखते हैं और उस पर तीर और जादुई वार करते हैं। वह उनके हमलों को रोकती है और फिर अंधेरे सैनिकों को लड़ने के लिए बुलाती है। वोर्ग और अरम आसानी से उन्हें काट देते हैं और बुरखार्ट भी खड़ा हो जाता है। यूरी यह देखता है और उसके साथ एक मना सिंक कॉम्बो अटैक करने का फैसला करता है। वह केन और मिशिता से तैयार रहने को कहता है। वे सभी अपने हमलों को सिंक करते हैं और दुश्मनों पर छोड़ देते हैं, लेकिन फिर बुरखार्ट अपने अहंकार को छोड़ देता है और अंधेरे में लिप्त हो जाता है। ब्लैक किंग की जादू उसमें बहने लगती है और वह एक राक्षस में बदल जाता है। वह अंधेरे की एक झलक में से बाहर आता है और एक अंधेरा योद्धा बन जाता है। वह अरम पर वार करने जाता है, लेकिन यूरी बीच में आता है और उसके हमलों को रोकने की कोशिश करता है। वे कुछ देर तक लड़ते हैं, लेकिन फिर बाकी सभी भी आगे आते हैं और समर्थन देते हैं। लेकिन बुरखार्ट अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी को अंधेरे के क्रिस्टलों से वापस धकेल देता है। वह पूरी तरह से बेकाबू होने जा रहा है, लेकिन तभी अरुणिस बीच में आती है और कहती है कि आज के लिए यही काफ़ी है। वह कहती है कि वह आई है ताकि उसे ब्लैक किंग के महल वापस ले जाए और फिर वह दोनों वहां टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो यूरी जुलियाना से संपर्क करता है और उसे बुरखार्ट के विद्रोह और उसके ब्लैक किंग की सेना में राक्षस बनकर शामिल होने के बारे में बताता है। यह सुनकर जुलियाना बहुत दुखी हो जाती है और उसे यूरी के साथ भेजने के अपने फैसले पर संदेह होने लगता है। ठीक उसी समय एरिस उनकी तरफ घोड़े पर आता है और बताता है कि पवित्र राजधानी में आग लग गई है। वे तुरंत शहर की ओर भागते हैं और पाते हैं कि वहां एक क्रांति चल रही है। कुछ लोग ग्रुप बनाकर चीजें तोड़ रहे हैं और आग लगा रहे हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे ऐसा करेंगे तो वे भी राक्षस में बदल जाएंगे और ब्लैक किंग की सेना में शामिल हो जाएंगे। पवित्र राजा के गिरने और स्वयंसेवक सेना की हार के बाद अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है, बशर्ते कि वे ब्लैक किंग की तरफ ना आएं। यही है जिससे राजधानी जूझ रही है। पवित्र राजधानी की सेना के कमांडर एन स्लॉट अपने सैनिकों के साथ उन मूर्ख नागरिकों का सामना करता है और उन्हें पकड़कर स्थिति को नियंत्रित करने में कामयाब होता है। जब कुछ समय बाद स्थिति थोड़ी शांत होती है तो वो अपने अधिकारियों के साथ स्थिति पर चर्चा करता है, लेकिन ठीक उसी समय वे एक बच्चे को देखते हैं जो एक सरकारी इमारत में बम फेंकने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि वे बच इमारत तक पहुंचने से पहले ही बच नहीं पाएंगे, लेकिन तभी एरिस वहां पहुंचता है और बच्चे को पकड़ लेता है। जुलियाना और वेन भी पीछे आते हैं और एन स्लॉट से मिलते हैं और उससे रिपोर्ट मांगते हैं। जुलियाना एरिस से कहती है कि वह बच्चे को छोड़ दे और उससे पूछती है कि वह क्या चाहता है। बच्चा कहता है कि वह भी राक्षस बनना चाहता है और ब्लैक किंग की सेना में शामिल होना चाहता है, क्योंकि यही उनके बचने का रास्ता है। लेकिन जुलियाना गुस्सा हो जाती है और बच्चे को लंबा भाषण देती है कि यह गलत क्यों है। वह बुरखार्ट के राक्षस बनने पर कुछ आंसू भी बहाती है और फिर शाही महल के अंदर चली जाती है। वहाँ वह अपनी दोस्त से मिलती है जिसे उसने उसकी जगह कार्यवाहक रानी के रूप में छोड़ा था। वे एनस्लॉथ के साथ मिलकर आगे की योजना पर चर्चा करते हैं। वैन एक रिपोर्ट लेकर आता है कि 9 प्रदेशों की सेनाएं शुआ के नेतृत्व में पवित्र राजधानी के बाहर तैनात हैं। उनकी सेना अभी भी ब्लैक किंग के खिलाफ लड़ाई से उबर रही है और उन्हें अपने प्रदेशों में लौटने में कुछ समय लगेगा। वैन सुझाव देता है कि वे शुआ से मिलें और उनसे भी ब्लैक किंग सप्रेशन आर्मी में शामिल होने के लिए कहें। जुलियाना इस बात से सहमत होती है और वह शुआ के पास एक दूत भेजने का आदेश देती है और उनके जवाब का इंतजार करती है। दूसरी ओर यूरी का ग्रुप बुरखार्ट के हाथ से एक मजबूत योद्धा खोने से निराश है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करता है। रास्ते में यूरी अपना ब्लैकनिंग हाथ साफ करने के लिए रुकता है और फोना देखती है कि यह कितना बढ़ गया है। वह बाहर आती है और उसे नीचे धकेलती है और कहती है कि वह उसकी मदद करे ताकि यह बीमारी ठीक हो जाए। वह चेन क्रॉनिकल्स निकालती है और ब्लैकनिंग को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार यह काम नहीं करता। वह महसूस करती है कि वह इस स्थिति में बेबस है और रोने लगती है। इसके बाद वे आर्शियों के मीनार की ओर अपना सफर जारी रखते हैं और अरम उसे देखने के लिए बहुत उत्साहित होता है। यूरी उसे बताता है कि वे वहां विधाता की आर्शी से मिलने जा रहे हैं जो शायद उन्हें पैरा के बारे में कोई सुराग दे सके। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक आग वाले जादू से उन पर हमला होता है। थ्यूसर आगे आता है और उसे रोकता है और साथ ही बताता है कि उन पर आर्शियों की सेना के टॉप डिसाइपल्स वेलनर, यूनी और काजा द्वारा हमला किया जा रहा है। अचानक वे आर्शी मेलुर की आवाज़ सुनते हैं और यूरी चिल्लाता है कि वह उनसे मदद मांगने आया है ताकि वह एक बार फिर ब्लैक किंग से लड़ सके।
मिलूर कहता है कि अगर वे उनकी मदद चाहते हैं तो उन्हें अपनी ताकत साबित करनी होगी और वेलनर को हमला जारी रखने का आदेश देता है। अलुद्रा, वोर्ग, मीशा, केन और यूरी उन पर बरसते हमलों से बचाव करते हैं, जबकि अरम आगे बढ़ता है और वेलनर के पास पहुंचने में कामयाब होता है। वह वेलनर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यूनी अपनी तलवार से उसका रास्ता रोकती है। यूरी भी जल्द ही उसकी मदद करने आता है और वे उन्हें पीछे धकेलने लगते हैं, लेकिन फिर वेलनर अपने आक्रामक जादुई हमलों पर जोर देता है और उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि अलुद्रा की माना खत्म होने लगती है। वह एक शक्तिशाली आग का जादू करता है, लेकिन अरम इसे समय रहते नोटिस करता है और अलुद्रा के साथ अपनी मना शेयर करता है ताकि वह टीम का बचाव कर सके। इसके बाद वह पूरी मना में आ जाती है और आसमान से उल्का पिंडों की बरसात शुरू कर देती है। दूर से एम इस शो का आनंद लेता नजर आता है, लेकिन दूसरे आर्शीडियम में वहां आकर उसे अपने बचकाने खेल बंद करने को कहता है। लड़ाई के मैदान पर अरम यूनी का पीछा करता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तीसरी आर्शी फातिमा बीच में आकर लड़ाई को और आगे बढ़ने से रोक देती है। इसके बाद वे सभी अंदर चले जाते हैं और फूना आर्शियों से अरम का परिचय करवाती है। आर्शी ब्लैक किंग को हराने के विषय पर बात लाते हैं और मेलूर समझाता है कि उनकी हार के बाद ब्लैक किंग के महल से लगातार उच्च घनत्व का अंधकार तत्व निकलने लगा है। इससे इमारत के आसपास एक आवरण बन गया है और इसके भीतर जाना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा इससे आसपास के क्षेत्रों में भी ब्लैकनिंग बढ़ गई है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। डेल्मा उनसे पूछता है कि क्या वे मानते हैं कि लोग उनका साथ देंगे जब उन्हें यह पता चलेगा। यूरी कहता है कि वह ब्लैक किंग से लड़ेगा, चाहे उसके साथी हों या ना हो। फातिमा कहती है कि उन्हें उस रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर वे विश्वास रखते हैं। फिर यूरी उससे पैरा के बारे में पूछता है। विधाता की आर्शी होने के नाते फातिमा बताती है कि पैरा जीवित है, लेकिन वह किसी ऐसी जगह है जहाँ से वह खुद नहीं निकल सकती। हालांकि वह उन्हें वह जगह नहीं बता सकती, लेकिन अभी भी उम्मीद है। इसके अलावा उन्हें मेज़ पास जाना चाहिए। ये हमारा अगला गंतव्य होने की घोषणा की जाती है। इसके बाद वे सभी आराम करते हैं और अरम वेलनर से मिलता है। वह उससे पूछता है कि उसके शरीर पर वे अजीब टैटू क्या हैं। लगता है कि वे दोनों लड़ने वाले हैं, लेकिन ठीक उसी समय चौथा शिष्य क्लॉस वहां से गुजरता है और उन्हें शांत होने को कहता है। वह समझाता है कि वे टैटू वास्तव में रून्स हैं, जिन्हें सीलर का चिन्ह कहा जाता है और वे उसे बहुत ताकतवर बनाते हैं। अरम उत्साहित होता है और पूछता है कि क्या इसीलिए वह सभी कूल जादू का इस्तेमाल कर सकता है। वेलनर पूछता है कि क्या वह और देखना चाहता है। फिर वह उसकी लड़ाई की क्षमता और टीम वर्क पर प्रशंसा करता है और उसकी मना शेयर करने की अनूठी क्षमता के बारे में सोचता है। अरम उससे पूछता है कि अगर वे ब्लैक किंग्स आर्मी से लड़ने में उनकी मदद क्यों नहीं करते। वह कहता है कि वे लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब वे आर्शियों के मीनार पर हमला करते हैं और वे सभी आर्शियों के आदेशों से बंधे हुए हैं। दूसरी ओर अलुद्रा और वोर्ग बताते हैं कि वे मीनार में ही रहेंगे और ब्लैक किंग को हराने और उसके महल के आसपास के मजबूत आवरण को पार करने के तरीकों की तलाश करेंगे। लगता है कि उसका मेलूर के साथ कुछ पुराना नाता है, क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। जब सब कुछ तय हो जाता है तो यूरी और उसका ग्रुप मेज़ पास जाने की तैयारी करता है और फैसला करता है कि बाद में स्प्राइट्स के द्वीप पर भी जाएंगे, ताकि इद्रा से पीका के बारे में पूछा जा सके। कुछ दिनों बाद जब वे मेज़ पास से गुजरते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरा इलाका ब्लैक स्नो से ढका हुआ है। ये एक ऐसा तूफान है जिसमें बर्फ और अंधकार तत्व मिले हुए हैं और यह लगातार अंधेरे के जीवित सैनिकों को जन्म देता रहता है। यूरी का ग्रुप अपने रास्ते में इनसे लड़ता रहता है, लेकिन मरीना सबसे उपयोगी साबित होती है क्योंकि उसकी हीलिंग मैजिक अमर मॉन्स्टर्स को मिटा सकती है। अरम उसे बुलाता है और कहता है कि लड़ाइयों के दौरान वह कितनी उपयोगी हो सकती है, जिससे वह उस पर नाराज़ हो जाती है। ठीक उसी समय वे एक छोटे से बालों के गेंद जैसे जीव को देखते हैं जो अंधेरे के सैनिकों से भागता हुआ उनकी ओर आता है और अरम के पीछे छिप जाता है। वेलनर अमर मॉन्स्टर को अपनी शक्तिशाली आग से जला देता है, बट यह हमला बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इससे उनके नीचे की बर्फ भी पिघल जाती है। अरम और यूरी दोनों नीचे गिर जाते हैं। वेलनर सभी को देखता है और ओपस कहता है। जब सभी नीचे हैं तो काजिया पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। केन सुझाव देता है कि वे जैसा प्लान किया था वैसे ही स्थानीय पृथ्वी स्प्राइट्स से मिलें और फिर उनसे यूरी और अरम को बचाने में मदद मांगे। इधर यूरी और अरम पहाड़ी से नीचे चलते हैं और वह छोटा बालों का गेंद उनके साथ चलता है। अरम उसे अपना दोस्त बनाने का फैसला करता है और उसका नाम फरबॉल रखता है। कुछ देर बाद चलने के बाद यूरी सुझाव देता है कि वे वहीं रुक जाएं और बर्फ में एक गुफा बनाकर कैंप लगा लें। फूना गिरती है और अरम मैजिक कम्युनिकेशन आइटम का इस्तेमाल करने की ट्राई करता है, लेकिन यह काम नहीं करता। यूरी कहता है कि यह ब्लैक स्नो की वजह से हो सकता है और कहता है कि वे वहीं वेट करेंगे क्योंकि उसे यकीन है कि उसके दोस्त और स्थानीय अर्थ स्प्राइट्स उन्हें बचाने आएंगे। अरम उससे पूछता है कि वह उन पर इतना भरोसा क्यों करता है। यूरी उसे दोस्ती और साथियों के रिश्तों के महत्व के बारे में समझाता है। अरम कहता है कि वह इसे नहीं समझ पाता क्योंकि वह हमेशा अकेला रहा है, लेकिन वह यूरी पर जलन महसूस करता है। इसके बाद वे कुछ देर और इंतजार करते हैं और अरम नींद आने लगती है। यूरी उसे जगाता है और कहता है कि वह सो नहीं सकता क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। वह उससे कुछ मौखिक मिनी गेम खेलने का सुझाव देता है और अरम उस पर हंसने लगता है। वह बाहर जाने और टॉयलेट करने की बात कहकर बाहर निकलता है,
लेकिन जब वह वापस नहीं आता तो यूरी उसे ढूंढने निकलता है। वह उसका नाम बुलाता है और भयंकर तूफान में उसकी तलाश करता रहता है। इसी बीच यूरी के नकारात्मक विचार इस काली बर्फबारी में आकार लेने लगते हैं। यह उससे अरम को छोड़कर चले जाने को कहता है और कहता है कि यह यूरी की गलती है कि वह खो गया है, हालांकि उसने उसे चेतावनी दी थी। यह उसके मन पर आंटी नामा तकनीकों का इस्तेमाल करता है और शारीरिक रूप से भी उस पर हमला करता है, एक अंधेरे सैनिक के रूप में उभर कर। भावनात्मक नुकसान बढ़ता जाता है और यूरी अपनी पकड़ खोने लगता है। लेकिन तभी अरम आता है और उस अंधेरे सैनिक को हरा देता है। वह यूरी को याद दिलाता है कि वह अभी भी रिश्तों और दोस्ती की बात नहीं समझता है, लेकिन उसे लगता है कि इसका मतलब है कि जब वह कमज़ोर होता है तो वह अपने दोस्तों पर भरोसा कर सकता है। यह यूरी को वापस संभाल लेता है और वह अरम के साथ एक मना सिंह कॉम्बो अटैक की तैयारी करता है। आखिरकार वे इसे पूरा करने में कामयाब होते हैं और अरम बहुत उत्साहित हो जाता है। दुश्मनों को हराने के बाद वे दोनों एक साथ बैठकर बात करते हैं और अचानक यूरी एक बुजुर्ग को बर्फबारी से बाहर निकलते देखता है। यूरी उसे पहचानता है और उसे अरम से फातिमा की गुरु बजारी के रूप में मिलवाता है। बुजुर्ग जादूगर अपनी जादू का इस्तेमाल करके आसमान को साफ कर देता है और काली बर्फबारी को भी दूर कर देता है। फरबॉल भी उसके टोपी के पीछे से निकलकर अरम से मिलता है। पुराना जादूगर यूरी को देखता है और कहता है कि लगता है वह उदासी में डूबा हुआ है, जैसे कमेंट सेक्शन में सभी लोग होते हैं। वह कहता है कि अगर वह हार मान ले तो यह आसान हो जाएगा, लेकिन यूरी कहता है कि वह हमेशा एनुनो फैन बना रहेगा और कभी हार नहीं मानेगा। इस पर wish.com का डम्बलडोर हंसने लगता है और यूरी से कहता है कि उसे रेगिस्तान के ओएसिस में जाकर वहां के नए ड्रैगन को हराना होगा, तभी वह अपने मिशन में आगे बढ़ सकेगा। इसके बाद वह हुड्डंग जादूगर की तरह वहां से गायब हो जाता है। ये देखो, फोना और बाकी लोग अर्थ स्प्राइट्स की प्रतिनिधि ओल्गा से मिलते हैं। वो हाल ही में खोजे गए प्राचीन अवशेष के खनन के प्रभारी हैं। वो फायर स्पिरिट्स रोलो और किकी को भी अपने साथ लाने को कहती है और ब्लैक किंग सप्रेशन आर्मी में शामिल होने पर सहमत हो जाती है। वो यूरी को एरम से बचाने के लिए भी एक टीम भेजती है। फ्यूना और मरीना पीछे रहती हैं और अवशेषों का निरीक्षण करती हैं। अचानक से चेन क्रॉनिकल चमकने लगती है और दुनिया के इतिहास से एक पृष्ठ प्रकट करती है, जिसमें बताया गया है कि मेज पास में एक तलवार है जो अंधेरे को काट सकती है। बचाव टीम सुबह तक यूरी और आराम को ढूंढ लेती है और उन्हें अपने कैंप में ले आती है। उनके ब्लैक किंग्स सप्रेशन आर्मी में शामिल होने के जश्न में वो पूरा दिन पार्टी करते हैं। पार्टी के दौरान आराम को अर्थ स्प्राइट्स के मुखिया बॉल्डर से भी मिलने का मौका मिलता है, जिन्होंने उसकी तलवार बनाई थी। इसी बीच जूलियाना का दूत शूजा के सेना शिविर पहुंचता है और राजकुमारी का संदेश लेकर आता है, लेकिन उनसे जुड़ने की बजाय शूजा दूत को मार डालता है। अगले दिन यूरी और उसका समूह पिरिका के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए समुद्र पार सोल आइलैंड की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में वे शूजा और उसकी सेना से टकरा जाते हैं। वे खुशी खुशी आगे बढ़कर पूछते हैं कि क्या वो ब्लैक किंग सप्रेशन आर्मी में शामिल होंगे, लेकिन उनके आश्चर्य में शूजी उनकी ओर तलवार तान लेता है। वो फोना से चेन क्रॉनिकल देने को कहता है क्योंकि वो खुद ब्लैक किंग को हराकर एड्रा पर राज करना चाहता है। इस पर आराम उसकी इस मूर्खतापूर्ण हरकत पर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वो कौन होता है ऐसा व्यवहार करने वाला। उसी वक्त शूजी का छोटा भाई और दूसरा कमांडर योशित्सुगु आता है। वो बताता है कि उन्हें भी ब्लैक किंग्स सप्रेशन आर्मी में शामिल होने का न्योता मिला था, लेकिन वे शामिल नहीं होंगे, बल्कि वे अपने तरीके से ब्लैक किंग से लड़ेंगे और इसके लिए उन्हें चेन क्रॉनिकल की ज़रूरत है। वो शूजा को 9 टेरिटरीज ऑफ फायर का पहला लॉर्ड और खुद को दूसरा लॉर्ड बताता है। शूजा आगे बढ़कर उन्हें हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन यूरी बीच में कूदता है और अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोकता है। वो उससे लड़ना बंद करने को कहता है और पूछता है कि क्या वे एक बार फिर साथ मिलकर नहीं लड़ सकते, लेकिन शूजा कहता है कि उसका मौका गया क्योंकि वो बहुत नरम दिल है। वो उसे याद दिलाता है कि उसने यूरी से किसी भी हथकंडे से ब्लैक किंग को हराने को कहा था, चाहे उसे अपने दोस्तों को मीट शील्ड बनाना पड़े, जिसे सुनकर यूरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शूजा कहता है कि अब वो खुद अंधेरे की इस शक्ति को हासिल करेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। ये कहकर वो उसे एक तरफ धकेल देता है। फिर वो फूना और आरुम के पास जाता है और उनसे किताब देने को कहता है, लेकिन फूना कहती है कि किताब ही अपने मालिक को चुनती है। शूजा कहता है कि वो अच्छी तरह जानता है किस तरह दूसरों को आज्ञा दी जाती है। यह कहकर वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी फिर बीच में आता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। शूजी की सेना भी यूरी के समूह की ओर बढ़ने लगती है और जल्द ही वहां पर पूरा युद्ध छिड़ जाता है। केनी और माशिदा यूरी को माना सिंह कॉम्बो अटैक करने का संकेत देते हैं। वे अपना हमला शुरू करते हैं, लेकिन शूजी यूरी को वापस धकेल देता है और उसकी कमजोरी पर तंज कसता है। इसके बाद वो फूमिना और आरम की ओर कूदता है और उन्हें पीट देता है। फिर वो उनसे जादुई किताब छीन लेता है और उसके अंदर के अंधेरे की शक्ति को बाहर निकाल देता है। यह देखकर यूरी गुस्सा हो जाता है और तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन अचानक आसमान से कुछ लाइट सेबर गिरने लगते हैं। फिर एक रोबोट भी आता है। इरानुस और बरघाट भी आकर बताते हैं कि यह ओल्जादा है, एक प्राचीन गौला जो दुनिया पर आफत लाने के लिए बनाया गया था। वो शूजा। इरानुस और बरघाट शूजा को अपनी तरफ शामिल होने का न्योता देते हैं, लेकिन वो उनकी बेवकूफ़ी पर थूकता है और कहता है कि वो किसी और जगह जाकर कोशिश करें। ऐसे में शूजा की सेना इन दोनों राक्षसों पर हमला करने को चलती है, लेकिन ओल्जादा पहले ही उन पर हमला कर देता है। फिर वो शूजा से भी लड़ने लगता है। दूसरी तरफ इरानुस यूरी के पास जाकर उसके अंदर के अंधेरे को बाहर निकालने की कोशिश करती है और उसकी
काली माँ को याद दिलाती है। इसी बीच हॉली कैपिटल में जूलियाना होली क्लेरिक से मिलने जाती है और इस आपात स्थिति में होली एम्पायर की रानी बनने का फैसला करती है। वो एक पब्लिक कोरोनेशन सेरेमनी आयोजित करती है और पॉलिटिशियन स्पीच तकनीक से पूरी भीड़ को रिझाती है और उन्हें एक नई उम्मीद दिखाती है। इधर यूरी अपने अंधेरे रूप को अपनाने की कगार पर पहुंच जाता है और एक ईमो लड़का बन जाता है, लेकिन फिर वो अपने पसंदीदा एनीमे किरदार नारुतो के चमकदार शब्दों को याद करता है और अपने मन की सभी उदास आवाज़ों को काटने का प्रयास करता है। वो इरानुस से लड़ता है और कहता है कि अब वो ब्लैक किंग को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित है और वो उसकी मूर्खतापूर्ण साजिशों से नहीं हारेगा। आराम और फूना भी यह देखकर उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन बुरखाट बीच में आता है और अपनी काली तलवार से उन्हें व्यस्त रखता है। लड़ाई जारी रहती है और युद्ध भूमि काले सैनिकों से भर जाती है। यूरी के दोस्त जल्द ही बहुत कम संख्या में रह जाते हैं। मुशिदा के तीर भी खत्म हो जाते हैं और मरीना की मना भी कम होने लगती है। केन और दूसरा लॉर्ड भी कई अंधेरे सैनिकों से घिर जाते हैं। यह देखकर यूरी भी घबरा जाता है और इरानुस की निरंतर नकारात्मक बातों से उसके मन पर भी असर पड़ने लगता है। उसके अंधकार में डूबने को देखकर केन और फुनेत उसकी रक्षा करने आगे आते हैं। यूरी अपना साहस इकट्ठा करता है और अपनी तलवार से अपने अंधेरे रूप को काटने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि उसने ऐसा करके वास्तव में हीरो बन गया है, लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो पता चलता है कि असल में उसने फूना की रक्षा करते हुए केन को ही गोद लिया है। वो अपने दोस्त को देखकर जमीन पर गिर जाता है और पागलों की तरह रोने लगता है। उसके अंदर का अंधेरा बाहर आ जाता है और सभी नकारात्मक विचार उसके मन में घर करने लगते हैं। जल्द ही वो पूरी तरह से अपने अवसाद में डूब जाता है और एक राक्षस में बदल जाता है। यूरी के अंधेरे पक्ष में बदलने को देखकर शुजा उस पर हंसता है और उसे धोखेबाज कहता है। वो कहता है कि यही और एक वजह है उसे हराने की। यह कहकर वो उस पर एक ऊर्जा की झलक छोड़ देता है, लेकिन ओलजाता बीच में आती है और एक पृथ्वी गोलम से इसे रोक देती है। फिर वो उसे व्यस्त रखने के लिए 2 और गोलम बनाती है, जबकि बरखाट अरैम को भी अपने अटैक से दूर कर देता है। इरानुस कहती है कि उन्हें उनसे खेलने का समय मिलेगा, लेकिन अभी वे ब्लैक किंग के पास जाकर अपनी सेना के नवीनतम रिक्रूट का परिचय कराएंगे। यह कहकर वो एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोलती है और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आराम और बाकी लोग एक नज़दीकी खंडहर में इकट्ठे होते हैं। मरीना अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके केन को जिंदा रखने की कोशिश करती है। वे सभी उदास रहते हैं क्योंकि यूरी एक राक्षस बन गया है और वे नहीं जानते कि अब क्या करना चाहिए। उसी वक्त शूजी अपनी सेना के साथ वहां से गुजरता है और पूछता है कि जब उनका कप्तान उनका साथ छोड़कर दूसरी तरफ चला गया है तो वे यहाँ क्या कर रहे हैं। वो सेज के चेलों को भी अपनी फौज में शामिल होने का न्योता देता है अगर वे ब्लैक किंग को हराना चाहते हैं, लेकिन वे सभी उसका न्योता ठुकरा देते हैं और उससे वहाँ से अपना धू छोड़ने को कहते हैं। यूरी के बारे में बुरी बातें सुनकर एराम भी गुस्से में बाहर चला जाता है। वो कहता है कि यूरी किसी का भी विश्वासघात नहीं किया है, वो बस उलझन में है। वो कहता है कि यूरी अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा है ताकि वे आकर उसे बचा सकें। फिर वो शुजा से किताब वापस करने को कहता है, लेकिन शुजा कहता है कि अगर वे किताब चाहते हैं तो उन्हें उसे बलपूर्वक छीनना होगा। वो यह भी कहता है कि अगर वे यूरी को बचाना चाहते हैं तो जल्दी करें, नहीं तो वो पहले ही उसे मार देगा। दूसरी तरफ यूरी ब्लैक नाइट के रूप में ब्लैक किंग से मिलता है। वो कहता है कि एक समय था जब वो इस दुनिया को बचाने आया था, लेकिन अब वो देखेगा कि क्या यह दुनिया उसके अंधेरे का सामना कर पाएगी। अगर यह टूट जाती है तो इसे बचाने लायक भी नहीं थी। वापस खंडहरों में एराम और बाकी लोग उम्मीद की एक किरण देखते हैं और खड़े हो जाते हैं। मुशिदा और मरीना तय करते हैं कि वे केन को जल्द से जल्द ठीक कराने के लिए वाइस कैपिटल वापस जाएंगे। सेज के चेले भी उन्हें अपनी स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए टॉवर वापस जाने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर एराम और फूनासोल आइलैंड की यात्रा जारी रखने का निर्णय लेते हैं ताकि वे पेरिका के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। अगले कुछ दिनों तक अपनी यात्रा जारी रखते हुए एराम देखता है कि फूना बहुत उदास और दुखी है। एक रात वो उसके साथ कैंप फायर के आसपास बैठता है और उसे यूरी के बारे में बताने को कहता है। फोना बताती है कि ब्लैक ब्लिजर्ड के दौरान वो एक पुराने जादूगर कॉस्प्लेयर से मिली थी जिसने बताया था कि यूरी ने एक बार एक ड्रैगन को मारा था। वो पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ। फोना उदास होकर बताती है कि यह कोई शानदार साहसिक कहानी नहीं थी। वह बताती है कि वह ड्रैगन ओएसिस का रखवाला था, लेकिन कालिमा से संक्रमित होने के कारण वो बेकाबू हो गया था। इसी वजह से उसने उस ओएसिस को तबाह कर दिया जिसकी वो रक्षा करने की कसम खाया करता था, इसलिए उन्हें उसे लड़ना पड़ा था। जब उन्होंने उसे कमजोर कर दिया तो वह अपनी सुध में आया और उनसे अपना अंत करने को कहा, जबकि वह अपने होश में है। कोई और रास्ता न देखकर यूरी को ही यह गंदा काम करना पड़ा। यहाँ तक बताते हुए फोना रोने लगती है और कहती है कि शायद उसे यूरी को रोकना चाहिए था। शायद इसीलिए वो एक राक्षस बन गया, क्योंकि उन्होंने उस पर बहुत दबाव डाला और उसे ऐसी लड़ाइयों में भेज दिया जब वो नहीं लड़ना चाहता था। आराम उसकी बातें सुनता है और फिर टॉक नो जुत्सु का इस्तेमाल करता है। वो उसे बताता है कि जब उसने पहली बार यूरी से मुलाकात की तो उसने सोचा कि वो कोई महाशक्तिशाली आदमी होगा जिसके पास किसी का साथ नहीं था, लेकिन जब वास्तव में मिला तो पता चला कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वास्तव में वो बहुत कमज़ोर और मानवीय था। उसने समझा कि कोई भी पूरी तरह शक्तिशाली नहीं होता और कमजोरी के बिना होने से दोस्त बनाने की ज़रूरत पड़ती है। वो फोना को याद दिलाता है कि अब उनकी बारी है यूरी को बचाने की और यह उसे कुछ उम्मीद देता है। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और आखिरकार समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं।
वहीं सोल आइलैंड के पास कालिमा से ग्रसित यूरी भी वहां टेलीपोर्ट होता है और हालात और ख़राब होते दिखाई देते हैं। दूसरी ओर मरीना और मुशीदा वाइस कैपिटल पहुंचते हैं और केन की जान बचाते हैं। वे यूरी के राक्षस बनने और उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में जूलियाना को बताते हैं। जूलियन होली एम्पायर की रानी के रूप में इस दुनिया को बचाने का संकल्प लेती है। वो कहती है कि चाहे शूजा हो या बुरा यूरी, जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे वो काट देगी। फिर वो अपने कमांडर को शूजा के साथ एक आपात बैठक बुलाने का निर्देश देती है। वापस साधु के मीनार पर चारों शिष्य अंदर चले आते हैं और उन्हें इस सब के बारे में बताते हैं। साथ ही मेलचुरे प्राचीन अवशेष का अध्ययन कर रहा है और इससे कुछ बनाने के बारे में सोच रहा है, जबकि फातिमा कहती है कि थोड़ा संभव है कि अन्य पक्ष के प्रति यूरी की भावना उसके लिए नए प्रकाश को खोजने के लिए आवश्यक थी और वह उनसे इसे घटित करने का अनुरोध करती है। इसी बीच शौजा अपने 5000 से अधिक सैनिकों को इकट्ठा करता है और अपने क्षेत्रों से और भी बल बुलाता है ताकि काले राजा को हराने के लिए एक सेना बनाई जा सके। दूसरी ओर एरेम और फूना आत्मा द्वीप की ओर एक नाव चलाते हैं और एरेम यूरी के साथ अपनी बातचीत पर वापस सोचता है। वह याद करता है कि यूरी ने उसे एक विशेष परी के बारे में बताया था जो आत्मा द्वीप पर विश्व वृक्ष लाइब्रेरी में रहती है, जिसका नाम एड्रा है। वह इस महाद्वीप के नाम से मेल खाता है और परियों के बीच भी वह विशेष है क्योंकि उसके पास एक पुस्तक है। इसके बाद वे किनारे पर उतरते हैं और तुरंत काले सेना के अमर सैनिकों से हमला होता है। एरेम लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक दोस्ताना परी वेंटा अपनी जादू से उन सभी को मार गिराती है और उन दोनों से लाइब्रेरी के लिए उसका अनुसरण करने को कहती है। वह उन्हें जंगल से होकर विश्व वृक्ष की ओर ले जाती है और वे काले सेना के सैनिकों द्वारा पूरे स्थान पर हमला किए जाने और उसे बर्बाद करने का भयानक दृश्य देखते हैं। वेंटा के पिता अफलगर उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें अंदर जाने को कहते हैं पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक उसी समय फूना दाहिनी ओर देखते हुए चिल्लाती है और एरेम नोटिस करता है कि यूरी अंधकार जादू का इस्तेमाल करके प्रकट हो रहा है। वह तुरंत उन पर हमला करता है और एरेम उससे लड़ना शुरू कर देता है और उससे पूछता है कि वह ये सब क्यों कर रहा है। वह उस पर तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी उसे चुप रहने और उसे एक तरफ धकेल देता है। इसके बाद वह अंधकार से संचालित हवा से कुछ प्रहार भरे हमले करता है और कहता है कि काले राजा को हरा नहीं सकते और वह भी जल्द ही इसे समझेगा। ठीक उसी समय रफलगर और वेंटा कूद कर आते हैं और उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और एरेम और फूना से जिस बारे में वे आए थे उस बारे में एड्रा से बात करने को कहते हैं। वे दोनों लाइब्रेरी की ओर दौड़ते हैं और ईगद्रा से मिलते हैं जो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वे आगे दौड़ते हैं और अंत में केंद्र पर पहुंचते हैं जहां ईगद्रा ने अपनी पुस्तक रखी है। वह अपनी जादू का इस्तेमाल करके उस पुस्तक को सक्रिय करती है और उन सभी को उसके रिकॉर्ड में खींच लेती है। पुस्तक के अंदर की दुनिया में खींच लिए जाने के बाद एरेम नोटिस करता है कि वे वाइस कैपिटल में हैं। अचानक दृश्य बदल जाता है और वे स्थान भी बदल लेते हैं। ईगद्रा समझाती है कि यह लिगर क्रॉनिकल है और इसमें महाद्वीप और इसके इतिहास का सबसे विस्तृत रिकॉर्ड है। एरेम पूछता है कि यह उसकी चेन क्रॉनिकल से कैसे अलग है और वह कहती है कि यह एक शानदार लीग में है क्योंकि चेन क्रॉनिकल पूरे विश्व का रिकॉर्ड रखती है, इस महाद्वीप और इसके बाहर सभी कुछ सहित। इसके साथ वे प्रिका के बारे में अपने सवाल का जवाब खोजना शुरू करते हैं और शुरुआत उस समय से करते हैं जब यूरी को काले राजा से हार मिली और प्रिका उसके हाथ से गायब हो गई। इसके बाद वे उस समय की ओर बढ़ते हैं जब यूरी अपनी हार से उबर रहा था और काला पड़ना शुरू हो गया था। लेकिन फिर पूरी दुनिया उनके चारों ओर घूमने लगती है जैसे किसी ने उन्हें फूड प्रोसेसर में फेंक दिया हो और पता चलता है कि यूरी बाहर से लाइब्रेरी में आ गया है और वियंटा क्रॉनिकल को लेकर भाग जाती है, इसलिए अंदर अराजकता है। रफलगर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका अंधकार पुस्तक को भी दूषित करने लगता है। अंदर एरेम पुना और ईगद्रा से अलग हो जाता है। वह उस समय की अवधि में समाप्त हो जाता है जब यूरी अभी एक छोटा लड़का था, एरेम की उम्र के आसपास और केवल एक कमजोर गांववासी था। एक दिन एक अमर सैनिकों का झुंड उस पर हमला करता है और वह अपनी कमजोरी के बावजूद लड़ने का फैसला करता है। ठीक उसी समय एक गोरे बालों वाला योद्धा मौके पर पहुंचता है और अपने विशेष हमले से सभी राक्षसों को काट डालता है जो यूरी के हस्ताक्षर मूव की तरह दिखता है। उसके बाद यूरी उस योद्धा के साथ बैठता है और उससे पूछता है कि मजबूत कैसे बनाया जाए। वह कहता है कि वह मजबूत बनना चाहता है ताकि जब भी राक्षस उनके गांव पर हमला करें तो वह उसकी रक्षा कर सके। योद्धा उसे बताता है कि इसके लिए उसे दिनों, महीनों और सालों तक प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है और शायद वह अभी भी इस कौशल को नहीं सीख पाएगा, लेकिन अगर वह शॉपिंग मॉल में उस खिलौने की तरह जिद करता रहेगा जिसे वह चाहता है तो एक दिन वह इतना मजबूत हो जाएगा कि उस कौशल का इस्तेमाल कर सकेगा। इसके बाद यूरी दिन रात प्रशिक्षण करना शुरू कर देता है। अपनी कुंद तलवार से पेड़ पर वार करता है। हम सभी को उम्मीद है कि किसी ने उसे कुल्हाड़ी और आरी के बारे में भी बताया होगा, लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा सिरफिरा होना पड़ता है ताकि एक दिन नायक बना जा सके। उनका गांव एक बार फिर अमर राक्षसों द्वारा हमला किया जाता है और वह उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ता है। उसे सालों के प्रशिक्षण से सीखी गई विशेष युक्ति का इस्तेमाल करके राक्षसों को हराने में कामयाबी मिलती है, लेकिन वह बचाव में थोड़ा देर से आता है और नष्ट गांव को नहीं बचा पाता। इसके बावजूद वह आगे बढ़ता रहता है, लेकिन काले राजा से हार के बाद वह उदास हो गया और काला पड़ना उस पर हावी होने लगा।
फिर भी उसने अपने उदास विचारों का मुकाबला करने की कोशिश की और एरेम पर अपनी पूरी आशा रखी। उसने केन से कहा कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी मदद करे। हम सब जानते हैं कि उस योजना का क्या हुआ, लेकिन विचार महत्वपूर्ण है। ठीक उसी समय वीडियो बंद हो जाता है और एरेम सोचता है कि क्या इग्द्रा का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। लेकिन फिर बूढ़े गैंडाल्फ की नकल बलतजरी उसके सामने आता है और कहता है कि वे एक बार फिर मिलते हैं। एरेम उससे पूछता है कि वह पुस्तक के अंदर उससे कैसे बात कर रहा है और वह कहता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अरम कहता है कि अगर ऐसा है तो वह चाहता है कि वह उसे मजबूत बनाए ताकि वह यूरी को हरा सके और उसे उनकी तरफ वापस ला सके, जिससे कमेंट सेक्शन में सभी अपने सिर दीवार पर मारने लगते हैं, क्योंकि वह पुराने आदमी से यूरी और उस मूर्ख काले जादूगर को मारने के लिए कह सकता था। बलतजरी उसकी मूर्खता को देखता है और उस पर आसान रहने का फैसला करता है। वह अपनी जादू का इस्तेमाल करके उसे एक पहाड़ी पर स्थानांतरित कर देता है, जहां वह पहले से यूरी के साथ गिर जाता है। आराम पहाड़ी पर पकड़ बनाए रखता है और दूसरे हाथ से यूरी को पकड़ लेता है, जबकि राक्षस यूरी उन पर अपनी तलवार लेकर खड़ा होता है। वह उससे हार मानने को कहता है और कहता है कि वह एक दयनीय, बदबूदार और हारा हुआ इंसान है, जबकि दूसरी तरफ का यूरी भी उसे उदासीनता और अवसाद भरा बकवास सुनाता है और छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन एरेम इस सब को सुनने से परेशान हो चुका है, इसीलिए वह तकनीक का इस्तेमाल करता है और उसे राक्षस यूरी की ओर उछाल देता है और उससे अपना रास्ता बनाने के लिए लड़ने को कहता है। फिर वह भी खुद को ऊपर खींचता है और अपना हमला तैयार करता है। इस बार वह यूरी के दृश्य में देखे गए हस्ताक्षर हमले की नकल करने की कोशिश करता है और एक भेदक वार के साथ रोशनी से भरपूर आगे बढ़ता है और राक्षस यूरी को नष्ट कर देता है। ठीक उसी समय एक चमकीली रोशनी उस दुनिया को भरने लगती है और वे सभी प्रिका की आवाज़ सुनते हैं, जो कहती है कि वह तब वापस आएगी जब सभी एक बार फिर आशा की रोशनी खोजेंगे। इसके साथ वे सभी पुस्तक से बाहर आते हैं और लाइब्रेरी में प्रकट होते हैं। यूरी और काली सेना पहले ही चली गई है और रफलगर बुरी तरह से घायल लगता है। वियना लीगर क्रॉनिकल लेकर आती है और दिखाती है कि वह भी काले रंग से दूषित हो चुका है। अपना उत्तर पाने के बाद फूना और एरेम नाव पर वापस लौटते हैं और मेनलैंड की ओर वापस चलना शुरू करते हैं ताकि अपनी यात्रा जारी रख सकें। दूसरी ओर जुलियाना शौझा और उसकी सेना से मिलने की तैयारी कर रही है, लेकिन रास्ते में 9 प्रदेशों के 2 सदस्य फायर हरवाकी और टुका उससे मिलते हैं। वे उससे शौझा को हराने में मदद मांगते हैं, कहते हैं कि अगर वह काले राजा का साथ देने का फैसला करता है तो वे उसे उन पर शासन करने नहीं देंगे। वे पवित्र रानी के रूप में उससे एक गठबंधन बनाने के लिए कहते हैं। पिरिका की आवाज़ सुनने के बाद एरेम और फुना रेगिस्तान के ओएसिस झील ऑफ सैंड की ओर जाते हैं। वहाँ वे ओएसिस की रानी अशरीना से बातचीत करते हैं और उसे बलतजरी और उसके यूरी को ओएसिस आने की सलाह के बारे में बताते हैं, क्योंकि जल्द ही एक नया रक्षक अजगर यहाँ प्रकट होगा। ये सुनकर रानी अपनी सहायक फरा को एक गुप्त पट्टिका लाने को कहती है, जिसे उन्होंने पिछले रक्षक अजगर को हराने के बाद एक मंदिर से मिला था। यह किसी संगीत जैसा लगता है और अशरीना कहती है कि वह हमेशा से ही चाहती थी कि मिथकीय वन स्प्राइट और गायिका म्यूजिका इसे गाए। तब उसने फर्रा को स्प्राइट को ढूंढने और उसे वहां लाने का आदेश दिया। फूना ने भी उसके साथ जाने के लिए कहा। तभी उसका एक आदमी अंदर आया और बताया कि 10,000 सैनिकों की एक विशाल सेना 9 क्षेत्रों के झंडे के साथ उनकी ओर आ रही है। अरम ने कहा कि यह मूर्ख राक्षस शौजा होगा और कहा कि वह भी लड़ाई में शामिल होगा, लेकिन फिर उस आदमी ने कहा कि उसी आकार की एक और सेना पहले से ही मैदान पर है, जिसका नेतृत्व पवित्र रानी जुलियाना कर रही है। अशरीना ने अपने सलाहकार खलीफा को रेगिस्तान से एक तटस्थ दूत के रूप में युद्ध के मैदान में भेजा। उसने उन्हें बताया कि अगर वे अभी यहाँ लड़ेंगे तो दोनों पक्षों को बुरे परिणाम भुगतने होंगे, और ऐसे समय में जब काला राजा दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो उसे यकीन है कि पवित्र रानी या 9 क्षेत्रों का कोई भी नेता इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह लड़ाई जारी रखे। उसने फिर दोनों सेनाओं के बीच बातचीत की मेज़बानी करने की पेशकश की और उनसे कहा कि वे प्रत्येक 100 आदमी लाएं और बाकी को राष्ट्र में वापस छोड़ दें। वहाँ उसकी मुलाकात जुलियाना से हुई और उसके राज्याभिषेक पर उसे बधाई दी। तभी आराम भी बाहर आया और उसका अभिवादन किया। उसने उससे पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा था और उसने समझाया कि वह यूरी को बचाने और उसे उनके पक्ष में वापस लाने के लिए वहाँ था, और फिर वह शौजा को घूरने के लिए पलटा। उसके बाद वो अंदर चलते हैं बात करने के लिए और शौजा नेगोशिएशंस शुरू करता है, ये डिमांड करके कि जुलियाना होली आर्मी के अपने कमांड को छोड़ दें क्योंकि वो उनकी रूलर होने के लायक नहीं है। फिर वो इसे रन करना शुरू कर देता है, ये कहकर कि उसका पिछला लीडर यूरी दूसरी साइड पर डिफेक्ट हो गया था और उसने सुना है कि उसके पर्सनल गार्ड्स में से एक भी डेमन बन गया। चीज़ें उसके लिए बुरी होने लगती हैं। लेकिन फिर ट्रूप्स में से एक अंदर आता है और कहता है कि वो ब्लैक आर्मी से अटैक हो रहे हैं, इस बार सिर्फ ईरानुस पर खाट और ओला ज़्यादा है। कई हज़ारों अनडेड सोल्जर्स की आर्मी के साथ शौजा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी लॉन्ग सोर्ड लेकर सीधा बैटल में कूद पड़ता है। उन्हें शट डाउन करने के लिए ओल ज़्यादा उड़कर आती है और कई फ्लाइंग पीसेस में ब्रेक हो जाती है। जैसे उसने बगीत क्लाउन से इंस्पिरेशन लिया हो, वो अपने अर्थ गोलेम्स समन करती है और शौजा फिर अपनी लाइट सेबर्स से अटैक करती है। दूसरी तरफ जुलियाना बरखार्ड से कॉन्फ्रंट करती है और वो उस पर इमोशनल डैमेज करना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि वो कितनी पैथेटिक लग रही है शौजा से लड़ते हुए जैसे कोई वीकलिंग, और फिर कई बार अपनी तलवार को उसके साथ क्लैश करता है, पहले उसे हेल आउट किक करने से और फिर उसे वापस ज़मीन पर फेंक देता है। फिर वो उसके फैसलों पर और भी सवाल खड़े करवाता है, उसे यह देखने को कहकर कि उसके आर्डर्स का नतीजा क्या हुआ
और फिनिशिंग ब्लड के लिए जाता है क्या। एंसेलॉट जंप इन करता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो जुलियाना को बताता है कि वो उसे उस पर छोड़ दे और उसे शौजा से लड़ने जाने देता है। मीनवाइल अरम खलीफा के साथ बैक टू बैक खड़ा होता है और उससे कहता है शौजा और जुलियाना पर नजर रखने के लिए, क्योंकि वो तेल और पानी की तरह हैं और इस युद्ध के हंगामे के दौरान एक दूसरे के सिर ले लेने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी ओर शौजा उस फ्लाइंग क्लाउन डॉल से लड़ने में व्यस्त था और उसके भाई जंप इन करते हैं और उससे उसके ओपोनेंट को छीन लेते हैं। ठीक उसी वक्त जुलियाना स्नीक अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन शौजा लास्ट मोमेंट पे ब्लॉक कर लेता है और उसे वापस भेज देता है। वो वापस जंप इन करती है और उसके साथ अपनी तलवार क्लैश करती है और उसे गेट लॉस्ट होने को कहती है, क्योंकि वही एक है जो उसके रास्ते में है। वो उससे वही बात कहता है और वो दोनों गंभीरता से लड़ना शुरू कर देते हैं, मन्ना से अपने आप को बफ करके। आखिरकार जुलियाना एक हार्ड स्ट्राइक से उसे वापस भेज देने में कामयाब हो जाती है, लेकिन शौजा मैसिव वेव ऑफ डार्क एनर्जी रिलीज करके वॉकआउट कर लेता है। शौजा अपनी ही एनर्जी वेव से इसे ब्लॉक करती है और वे एक बार फिर स्वॉर्ड क्लैश में लॉक हो जाते हैं। जैसे उनकी बैटल और इंटेंस होती जाती है और वो अंधकार में लिपटते चले जाते हैं। अदारानुस दूर से देखता रहता है और इन मूर्ख लूजर्स पे हंसता है। उसका काम आसान बना रहे हैं, लेकिन फिर अरम हैवी स्ट्राइक के साथ जंप इन करता है और उन दोनों से कट इट आउट करने को कहता है। ठीक उसी वक्त म्यूजिका भी टाउन से गाना गाना शुरू कर देती है और इससे फुटबॉल क्वाइट बियन जाता है। अरम कहता है कि वो लगभग ब्लैकनिंग से सिक पड़ने वाले थे और उनसे मूर्खतापूर्ण लड़ाइयाँ लड़ना बंद करने को कहता है। अरीनास उसके दुश्मनों के एक दूसरे को मारने और उसके कंट्रोल के लिए डेमंस बनने में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करती और ओलजादा को उन पर अटैक करने के लिए भेजती है। अरम बरखाट को भी टांट करता है और उससे लड़ता है, लेकिन फिर वे उसकी तलवार को उसके हाथ से बाहर फेंकने में कामयाब हो जाते हैं और किलिंग ब्लो के लिए जाते हैं। लेकिन अरम एक स्ट्रॉन्ग बनना बर्स्ट अटैक का इस्तेमाल करता है और उन दोनों को पीछे धकेल देता है। ठीक उसी वक्त म्यूजिका का गाना भी खत्म हो जाता है और उसकी अपील के साथ फर्बल एक व्हाइट टॉर्नेडो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अरम के लिए एक रेड लेजेंडरी क्लास की तलवार थ्रो करता है, जिसमें अंधकार को कटिंग की पावर होती है। तलवार आग पकड़ लेती है और अरॉन ओलजादा पर एक स्ट्रॉन्ग वेव अटैक लॉन्च करता है और उसे बर्न कर देता है। अटैक बरखाट को भी हिट करता है, लेकिन वो सामने से ब्लॉक करके बमुश्किल अपने आप को डिफेंड कर लेता है। ठीक उसी वक्त टॉर्नेडो स्पिनिंग रुकता है और फर्बल एक मैसिव गार्डियन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्लैक आर्मी के सोल्जर्स को भी कुछ फायरबॉल से अटैक किया जाता है और वो देखते हैं कि 3 सेज के डिसाइपल्स भी बैटल में ज्वाइन करते हैं। अब उनके पास अपर हैंड होने के कारण अरीनास बैटलफील्ड से रिट्रीट करती है और बरखाट से भी सूट फॉलो करने को कहती है। जब वो चले जाते हैं, अरम शौजा के पास चला जाता है और उससे चेन क्रॉनिकल वापस देने को कहता है, क्योंकि वो इसके लायक नहीं है। और ठीक उसी वक्त बुक शाइन करना शुरू कर देता है और पूरी तरह वाइट हो जाता है। एक बार फिर वो अरम के हाथों में उतर आता है और शौजा इस नतीजे को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद डिसाइपल्स म्यूजिका के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसकी मदद लेने आए हैं एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट के साथ, क्योंकि उन्हें उसकी मदद की ज़रूरत है। अरम औपचारिक तौर पर जुलियाना से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी फोर्सेस को ब्लैक किंग सप्रेशन आर्मी में लगा दे और वो शौजा से भी उनसे ज्वाइन करने को कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो अपना अलग रास्ता चुनेगा और अपने आदमियों के साथ मार्च कर जाता है। डार्क एलिमेंट काफ़ी देर से कॉन्सेंट्रेट होने के कारण ब्लैक किंग दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश में एक बार अपनी रीइंफोर्स्ड कंबार्क सोल्जर्स की आर्मी रिलीज करता है। दूसरी तरफ अरम और फुंगिना फरबॉल की उसकी ड्रैगन फॉर्म पर सवार होकर सेज के टॉवर की ओर जाते हैं। डिसाइपल्स और म्यूजिका के साथ एंशिएंट रेलिक पर एक सिमिलर गाना लिखा हुआ लगता है और उन्हें उसे गाकर इसे एक्टिवेट करना है ताकि वो ब्लैक किंग के कैसल के आसपास डार्क बैरियर को कट कर सकें अपनी वे पर। वो उस मैसिव डिस्ट्रक्शन और करप्शन देखते हैं जो ब्लैक किंग ने लैंड पर की है और फैसला करते हैं कि जल्द ही इस बैटल को उसका सर लेकर खत्म करेंगे। वो आखिरकार टॉवर तक पहुंचते हैं और रूफटॉप पर एक मैसिव एयरशिप नोटिस करते हैं। पता चलता है ये वही एंशिएंट रेलिक है जो मेज पास में मिली थी और फायर और अर्थ स्प्राइट उन्हें बोर्ड पर वेलकम करते हैं। लैंडिंग करने के बाद वो 3 सेज से मिलते हैं और वे उनको योजना समझाते हैं। फिर वे म्यूजिका से गाने के लिए कहते हैं और देखते हैं कि डार्कनेस पियर्सिंग तंत्र काम करता है या नहीं। और अरम पूछता है कि क्या वे उसे लड़ाई के दौरान बैरियर पर चट्टान फेंकने देंगे। मेलचुरे कहता है कि वे इसके बजाय अंदर से करेंगे और बताता है कि ये प्राचीन एयरशिप जादू और टेक्नोलॉजी की सबसे उन्नत चीज़ है और इसमें किसी भी स्थान पर एक पल में टेलीपोर्ट होने की क्षमता है। वह समझाता है कि वे अंदर टेलीपोर्ट करेंगे, जहाज़ पर मजबूत सेनाएं और फिर म्यूजिका के गाने का उपयोग बैरियर को अंदर से नीचे लाने के लिए करेंगे। इस तरह से वे अपनी सहयोगी सेनाओं के लिए एक रास्ता खोलेंगे ताकि वे ब्लैक किंग के महल पर आश्चर्यचकित कर सकें। उसके बाद वे उन लोगों के नाम बुलाते हैं जो जहाज़ पर सवार होंगे और घोषणा करते हैं कि ये 2 फायर स्पिरिट्स 4 शिष्य फियोना और अरम होंगे उसके ड्रैगन फुटबॉल के साथ। अरम पूछता है कि क्या वे तुरंत चलेंगे, लेकिन मेलकिर कहता है कि इस पुराने सुंदर जंग को शुरू करने में कुछ समय लगेगा। इतने लंबे समय तक छिपा रहने के बाद फिर वह लॉन्चिंग स्पेल कास्ट करना शुरू करता है और वे सभी इंजन शुरू होने की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच अरम बोल्डर से अपनी तलवार पॉलिश कराता है और उसकी प्रशंसा करता है कि वह पिछली बार मिलने के बाद से और मजबूत हो गया है। इसके बाद अरम बाहर जाता है और वेलनर से मिलता है। वह उसे कहता है कि उन्हें बात करनी है और अरम से पूछता है कि क्या वह यूरी को मारने में सक्षम होगा जब समय आएगा, और यदि नहीं तो उसे जहाज से दूर रहना चाहिए। अरम उसकी ओर देखता है और कहता है कि वह यूरी को उसकी सोच में वापस लाएगा और अभी पूरी तस्वीर नहीं देख रहा है, लेकिन वह जानता है कि उसे क्या करना है। बेलनर उसकी प्रशंसा करता है और उससे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने को कहता है और फिर उसे अकेला छोड़ देता है। फिर अरम बाहर आता है और जहाज के मुख्य डेक पर फियोना से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या वह यूरी से प्यार करती है। वह लाल टमाटर की तरह लाल हो जाती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह अरम से बात कर रही है और शायद वह इसे किसी सिर फिरे तरीके से कह रहा है।
वह कहता है कि वह उस आदमी से बहुत प्यार करता है क्योंकि उसने उसके जीवन को बदल दिया है और उसने उससे इतना सीखा है, इसलिए वह उसे वापस लाना चाहता है, भले ही उसे उसके गधे को जिंदा जलाना पड़े, और उसे मदद करने को कहता है। बेकादी ये युदाविस से वह बताती है कि जब उसके गृह देश को ब्लैक आर्मी द्वारा नष्ट कर दिया गया था तो वह इस महाद्वीप पर बह गई थी। उसके पास अपने पिछले जीवन की कोई यादें नहीं थीं और उसके हाथों में एक रहस्यमय किताब थी। किसी कारण से ये मनहूस जानवर उसका पीछा करते रहते थे, इसलिए यूरी ने उसकी रक्षा की और उसे अपनी टीम में शामिल किया। उस दिन से उसका जीवन खुशियों से भरा रहा है क्योंकि उसने यूरी द्वारा दिखाई गई विभिन्न चीज़ों में शांति पाई, और यह उम्मीद करते हुए कि उनका दोस्त अभी भी उस राक्षस के अंदर जीवित है, वे दोनों उसे वापस लाने का संकल्प लेते हैं। ठीक उसी समय बरखाट एक धमाके के साथ वहां पहुंचता है और जहाज के अंदर उतरता है। वह एरम पर हमला करना शुरू कर देता है और फिना से चेन क्रॉनिकल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एरम उसे पीछे धकेलता है और फिना से भागने को कहता है। सॉल्टी डेमन नाइट कुछ दर्जन डार्क सोल्जरों को बुलाता है और उन्हें एकदम हमला करने का आदेश देता है। वेलनर और अन्य जल्द ही वहां पहुंचते हैं और बाईं और दाईं ओर जादू छोड़ने लगते हैं, और जल्द ही यह उनके और ब्लैक आर्मी के बीच एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाता है। महान साज डिल्मा जुलियाना से संपर्क करता है और उसे तुरंत ब्लैक किंग के महल की ओर बढ़ने का आदेश देता है, जबकि जहाज पर सभी बर्कहार्ट और उसके मूर्ख अमर शरीरी सैनिकों की सेना को रोके रखते हैं। लड़ाई गंभीर होने लगती है जब अरम सॉल्टी नाइट का सामना करता है और वे म्यूसिका के जहाज पर आने की प्रतीक्षा करते हैं। एक बार जब वह आ जाती है तो वे मेलचुरे से इंजन चालू करने को कहते हैं ताकि वे उड़ान भर सकें, लेकिन एक डार्क सोल्जर पावर रून को दूषित कर देता है और यह सभी की मन्ना शक्ति चूसने लगता है और उन्हें स्टूपिड वेजिटेबल्स में बदल देता है। हालात गंभीर होने लगते हैं और इलुद्रा फिर रन आउट ऑफ मना, लेकिन वेलनर आग के गोले छोड़ना जारी रखता है एंड अटैक्स बरखाट। ये अरम को काफी समय देता है अपना मन्ना कॉन्सेंट्रेट करने का और इलुद्रा के साथ शेयर करने का, और फिर वो एक पावरफुल स्ट्रीम ऑफ मन्ना शूट करता है मैजिक रून में भी, और ये एयरशिप को इंस्टेंटली स्टार्ट कर देता है। उसके साथ वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल में एंटर करते हैं और उसके जरिए झूम करते हैं और इंस्टेंटली ब्लैक किंग के पैलेस के बाहर स्पॉन करते हैं। उनकी जर्नी के दौरान बरखाट मैनेज करता है शिप को अटैक करना और इंजन को ब्लो अप करवाता है। वो फिर फूना को नॉकआउट करता है और उसे अपने साथ कैसल के अंदर ले जाता है और एयरशिप क्रैश होती है कई रॉकी पीक्स पर और सीवियरली डैमेज होने के बाद लैंड करती है। एयरशिप क्रैशिंग के साथ अंदर चीज़ें बुरी लगती हैं हमारे हीरोज़ के लिए, लेकिन लकीली तौर पर सब जिंदा बच जाते हैं और फरबॉल मैनेज करता है म्यूजिका को भी सेव करना। बैरियर के बाहर जुलियाना और अशरीना अपनी आर्मीज को मार्च करवाती हैं और बैरियर के डाउन होने का इंतजार करती हैं, लेकिन फिर वो देखती हैं एयरशिप को क्रैश करते हुए अंदर और सोचने लगती हैं कि शायद उनका प्लान फेल हो गया। अंदर की तरफ आरम और उसके दोस्त ब्लैक आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं और आरम म्यूजिका को सेफ रखने की जिम्मेदारी फरबॉल को देता है। वो उसे एंशिएंट आर्टिफैक्ट के पास ले जाता है और उसे वो गाना गाने देता है और ठीक वैसे ही डार्क एलिमेंट बैरियर लोअर होना शुरू हो जाता है। उसके साथ ही अलाइड फोर्सेस मार्च करना शुरू कर देती हैं और ब्लैक आर्मी के खिलाफ लड़ना शुरू कर देती हैं और एक बार फिर दुनिया की किस्मत उनके कंधों पर होती है। जैसे वो ब्लैक किंग के कैसल के बाहर खड़े होते हैं उसकी रेस्ट लेने को तैयार, जबकि ये सब कुछ बाहर हो रहा है। बरखाट फूना को अंदर कैसल ले जाता है और यूरी उसे अपने मैजिक से बांध देता है और चैन क्रॉनिकल का दूसरा आधा हिस्सा उससे ले लेता है और उसे ब्लैक किंग को दे देता है। ब्लैक किंग प्रिका को बुलाता है और कहता है कि आप इसे स्नफ आउट नहीं कर सकते, क्या भी हो जाए, और फिर अपने डार्क मैजिक से लाइट आधे हिस्से को करप्ट कर देता है। उसके बाद वो दोनों पीसेस को कंबाइन कर देता है और पूरी वॉल्यूम को करप्ट कर देता है और दुनिया को अंधकार में धकेलने की योजना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ इरम 4 शिष्यों के साथ मार्च करता है और अनडेड सोल्जर्स के हॉर्ड्स को काट देता है ब्लैक आर्मी से। अर्थ गोलेम उनके सामने आता है, लेकिन वेलनर उसे एक स्ट्रॉन्ग फायर स्पेल से पुट डाउन कर देता है और डिब्रिज से रास्ता ब्लॉक कर देता है ताकि मॉन्स्टर उनका पीछा न कर सकें। वो आराम से कहता है जाकर यूरी को सेव करो और अपने साथी शिष्यों के साथ मिलकर लाइन होल्ड करता है। आरम आगे बढ़ता जाता है और ब्लैक किंग यूरी से कहता है कि उसे यह पता होना चाहिए इस छोटे से लड़के को कैसे डील किया जाए और उसे डील करने देता है। मीनवाइल कैसल के बाहर जुलियाना अलाइड फोर्सेस को छोड़ देती है और वो ब्लैक आर्मी को जमीन पर गिरा देते हैं। अब तक सब कुछ उनके लिए अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर अरीनास वहाँ आ जाती है और वो और मजबूत अनडेड सोल्जर्स समन करती है उनसे लड़ने के लिए ताकि वो एक प्रॉब्लम ना बन जाए। एंसलॉट आगे आता है और उससे 1-on-1 लड़ने का फैसला करता है, जबकि जुलियाना बरखाट से एक बार फिर तलवारें भिड़ाती है और एक बड़ा पिलर समन करता है जमीन से और उसे एक अरीना में बदल देता है क्वीन के लिए। वो उससे पूछता है कि क्या ताज का वजन इतना भारी है कि वो सीधे भी नहीं खड़ी हो पाती। उसके सरप्राइज में जुलियाना कहती है हाँ। वो कहती है कि उसे कभी ये सब करने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए वो अपना बेस्ट करेगी और इस युद्ध को खत्म करेगी। वो अपना मन्ना अपनी तलवार में चार्ज करती है और लड़ने को तैयार होती है, लेकिन बरखाट नीचे उड़ता है अपनी तलवार के साथ और उसे एक दीवार के साथ वापस धकेल देता है और तलवार को उसके पास की दीवार में घुसा देता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है क्या वो अपनी असली जिम्मेदारी से बचना चाह रही है, लेकिन वो उसके चेहरे पर अपना हाथ रखती है और कहती है कि नहीं, और अभी वो अपनी जिम्मेदारी का सामना कर रही है, जो है वो यानी कि उसे टोकनो जुत्सु का असर महसूस करना है। बरखाट उसे वापस दीवार के पार धकेल देता है और उसे गिरा देता है, लेकिन वो अपने आप को गिरने से बचाती है और वही करते हुए बरखाट का रॉयल गार्ड का बैज उसकी जेब से गिर जाता है। वो उसे उठाता है और उसके फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जब वो पहली बार नाइट बना था और गरीब प्रिंसेस की रक्षा करने का वादा किया था, और फिर उसे अब देखता है एक खूबसूरत और कैपेबल क्वीन के रूप में खड़ी, जो उसे अपनी ताकत से उसकी दुख से आज़ाद करने को तैयार है। वो उसकी रोशनी से मंत्रमुग्ध हो जाता है और वैसे ही खड़ा रह जाता है जैसे जुलियाना अपना अटैक चार्ज करती है। वो पूरी ताकत से उसे कट करती है। उसकी लाश गिर जाती है होली आर्मी के बीच और जुलियाना नीचे आती है और उसे होली फ्लैग से ढक देती है ताकि वो उसके अपनों के साथ आराम से रह सके। कैसल के अंदर
ब्लैक किंग चेन क्रॉनिकल को डार्क मैजिक से सुपरचार्ज करता है और पूरा जगह हिलने लगता है। उस टेलर स्विफ्ट गाने की तरह कैसल के आसपास का इलाका डार्क एलिमेंट्स से भर जाता है और अनडेड सोल्जरों को एक मैसिव स्टैट बूस्ट मिल जाता है। वो अलाइड फोर्सेस को वापस धकेल देते हैं और फिर म्यूजिका को एक डार्क मैजिक बीम से शूट कर देते हैं। उसके डाउन होने के साथ डार्क एलिमेंटल बैरियर एक बार फिर बनना शुरू हो जाता है और जुलियाना चिंतित होती है कि म्यूजिका के बिना उनकी रिट्रीट की लाइन गई। अनडेड सोल्जर बैरियर के अंदर भरने लगते हैं और लिमिटेड अलाइड फोर्सेस को ओवरवेल्म कर देते हैं। अब डार्क एलिमेंट बफ की वजह से मजबूत हो गए हैं जो ब्लैक किंग ने दिया था। वो रेगुलर सोल्जर्स को बहुत आसानी से टेक डाउन कर देते हैं और चीज़ें उनके लिए खराब होती जा रही हैं। एंसेलॉट भी आरानुस के खिलाफ हारने लगता है और वो सोचने लगती है कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। जब वो उससे कहता है कि वो अपने दोस्तों के बंधनों के लिए लड़ रहा है, वो परेशान हो जाती है और जुलियाना को शूट करने का फैसला करती है। उसका अटैक जुलियाना पर लगने वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त शौजा वहाँ आता है अपनी आर्मी के साथ और जुलियाना की रक्षा करता है अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जी ब्लेड अटैक से। मीनवाइल अरॉन मेन हॉल में चला जाता है और यूरी को उसके डेमन फॉर्म में कॉन्फ्रंट करता है। यूरी नीचे कूदता है और उसे अपनी मैसिव तलवार से अटैक करता है, लेकिन अरॉन उसे अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है और उसे फास्ट अटैक्स से पुश बैक करना शुरू कर देता है। लड़ते हुए वो उससे पूछता है कि उसने डार्क साइड क्यों अपना लिया और उसे छोड़कर जाने का जवाब मांगता है। उसे इतना कुछ सिखाने के बाद बॉन्ड्स और फ्रेंडशिप के बारे में यूरी कहता है कि उसने उस नाम को त्याग दिया है और अब वो ब्लैक नाइट के नाम से जाना जाता है। और आराम उसके भी बस MOAs अलर्ट कमेंट्स सुनकर क्रिंज करने लगता है। वो कहता है कि वो उसे समझता है और हीरो होने की वजह से बहुत लोग उस पर निर्भर थे और वो सभी की उम्मीदों को पूरा करना चाहता था, लेकिन जब वो बूढ़े से हार गया तो उसने उस पर से विश्वास खो दिया और ये बोझ बढ़ता गया जब तक कि वो इमो ना हो गया। फिर वो उससे कहता है नॉट गिविंग AFS की सीक्रेट आर्ट सीखने के लिए और कहता है कि उसे किसी की उम्मीदों को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या चाहता है। वो कहता है कि वो कुछ नहीं चाहता, इसीलिए वो अपने इम्पल्स पे एक्ट करेगा सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का और एक स्ट्राइक अटैक के साथ आगे बढ़ता है। वो उसे पुश बैक करना शुरू कर देता है और कहता है कि उसके शब्दों में वजन और रिजॉल्व नहीं है। अरम वेलनर के शब्दों को याद करता है कि समय आने पर यूरी को मारने का संकल्प करना होगा और वो फैसला करता है कि रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए और अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। वो अपना हाथ आगे करता है और उसमें ब्राइट मना कॉन्सेंट्रेट करता है और फिर उससे अपनी तलवार को एनहांस करता है। वो फैसला करता है उसी अटैक का इस्तेमाल करने का जिसे उसने यूरी से सीखा था और कहता है कि अगला अटैक इस बैटल को डिसाइड करेगा और सीधे आगे बढ़ता है। बाहर फरबॉल अपना मैजिक वेपन समन करता है और म्यूजिका को गिरने से बचाता है मौत की तरफ। एलिटर स्टेप्स इन एंशिएंट आर्टिफैक्ट की रक्षा करने के लिए अटैक से और म्यूजिका से कहता है अपना गाना जारी रखने के लिए और वो अलाइड फोर्सेस पे बफ रिस्टोर कर देते हैं। डार्क एलिमेंटल बैरियर को हटाकर शौजा जुलियाना से आरम के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि वो अंदर गया है यूरी को डील करने के लिए। उन्हें देखकर अरीनस कहती है कि इसमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक बार जब आप डेमन बन जाते हो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन शौजा उसे चुप करवा देता है और कहता है कि अरम में उसके सामने बोलने की हिम्मत थी तो असंभव चीज़ों को संभव बनाना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए उसके लिए, वरना उसे चेन क्रॉनिकल देना बेकार होता। ये सुनकर अरीनस उससे पूछती है कि क्या वो भी एक मूर्ख वीब है जो बंधनों और दोस्ती की बातें करता है और आसमान से छोटे मीटियोरेट्स बरसाती है अलाइड फोर्सेस पर। लेकिन शौजा उसे सरप्राइज करता है धुएं से बाहर कूदकर और उसे कटिंग डाउन कर देता है। वो उससे कहता है कि वो उस प्रोटैगोनिस्ट वीप वॉक की परवाह नहीं करता और जिसका वो सम्मान करता है वो है ट्रू स्ट्रेंथ। वो फिर ऊपर कूदती है और उसे कई फायरबॉल से शूट करती है, लेकिन शौजा सिंपली उनके थ्रू वॉक करता है जैसे एक गिगा चैड और उसे कहता है कि वो बहुत कमज़ोर है। फिर वो उसे एक पावरफुल एनर्जी स्लैश से स्ट्राइक करता है और उसे ग्रैंडमा के रैश में बदल देता है। दूसरी तरफ ब्लैक किंग इस दुनिया को ख़त्म करने का फैसला करता है चेन क्रॉनिकल को पूरी तरह करप्ट करके, लेकिन फूना अपनी सीक्रेट सील मैजिक का इस्तेमाल करती है और चेन क्रॉनिकल को उसकी केयरटेकर के रूप में बुलाती है और उसमें सारा अंधकार ऑब्जॉर्ब कर लेती है उसे करप्टिंग। वो ब्लैकनिंग से बीमार हो जाती है और उसके शरीर का सड़ना शुरू हो जाता है, जबकि ब्लैक किंग उसके डम फेस को देखता है और कहता है कि वो बुक को फिर से करप्ट कर सकता है ज़्यादा डार्क एलिमेंट डालकर उसमें। मीनवाइल आरम सोचता है कि यूरी का आर्मर उसी डार्क एलिमेंट से बना है जैसी बाहर की बैरियर है और इसलिए उसे अंदर से ब्रेक थ्रू करना चाहिए अगर वो उसे अपने लाइट मन्ना से स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन यूरी उसे वापस एक दीवार पर क्लैप कर देता है और कहता है कि उसकी वाइट स्टफ की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे स्ट्राइक डाउन करने जा रहा है, लेकिन फिर एक एरो आकर उसके बाजू में लग जाता है। वो साइड देखता है और नोटिस करता है अपने पुराने पार्टी मेंबर्स कैन, मुशिदा और मरीना को हॉल में आते हुए जैसे वो अरॉन को रिट्रीव करते हैं और कहते हैं कि वो वहाँ अपने कैप्टन को उसकी सेंसेस वापस लाने आए हैं। अरॉन कैन से पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो कहता है कि वो एक छोटे से स्क्रैच से नहीं मरेगा और फिर कहता है कि वॉलंटियर आर्मी हमेशा इस तरह लड़ी है जहां अगर एक गिरा तो दूसरा उसे वापस उठाता था। और फिर यूरी की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या ये सही है। अरॉन यूरी से कहता है कि वो अकेला नहीं है और फिर अपने लाइट रेसिंग गन को चार्ज करता है और अपना प्लॉट आर्मर इन्फ्यूज्ड मन्ना टीम के दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर करता है। उसके साथ वो सब उस पर एक कॉम्बो अटैक लैंडिंग की तैयारी करते हैं, शुरू करते हुए कैन से जो उसे पुश बैक करता है और फिर मुशिदा को उस पर अपने एरोज शूट करने देता है और फिनली मरीना उसे उसकी हीलिंग ऑर्ब में ट्रैप करती है और अरॉन को उसे फिनिश करने देती है। उसके आर्मर को ब्रेक करके उसके वाइट मन्ना से यूरी के दिमाग में हम देखते हैं कि वो अभी भी अपने डार्क ईमो सेल्फ के खिलाफ लड़ रहा है। उनका लड़ाई जारी है जैसे ईमो लड़का उसे गालियां देता रहता है, लेकिन फिर यूरी को अरॉन का लाइट मिलता है और वो अपने अंधकार से पुश करने में कामयाब होता है। वो अपनी तलवार को चार्ज करता है और अपने ईमो सेल्फ की तरफ रश करता है और फिर उसके दिल में स्ट्राइक करता है और अपने डेमोनिक डेज को खत्म कर देता है। बाहर उसका आर्मर ब्रेक हो जाता है और वो क्लीन लुक में बाहर आता है। उसके बाद वो सब थ्रोन रूम की तरफ दौड़ते हैं और ब्लैक किंग को वहाँ देखते हैं एक बार फिर चेन क्रॉनिकल में डार्क मैजिक डालने को तैयार मुशिदा,
उस पर अपने एरोज से असॉल्ट शुरू करती है। उसके बाद कैन और अरॉन जंप इन करते हैं अपनी तलवारों के साथ और वो फ्यूरी को भी रिक्रूट करने में कामयाब होती है। उनसे लड़ते हुए ब्लैक किंग नोटिस करता है कि अरॉन के हाथों में व्हाइट मन्ना एक्सेडस का लाइट है जो हर तरह के अंधकार को नष्ट कर सकता है। वो पागल हो जाता है और उन पर एक बड़ा डार्क एनर्जी वेव शूट करता है और कैन और मुशिदा को बाहर निकाल देता है। फिर वो एक पोर्टल खोलता है और एक मैसिव एनीमी तलवार बाहर निकालता है और टेलीपोर्टिंग करके चारों ओर से यूरी पर अटैक करना शुरू कर देता है। एक रियम एडवांस ऐसा लगता है कि उसने इंस्पिरेशन उसे ड्रैगन बॉल जी मूवी से लिया है, लेकिन यूरी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि वो उसे हरा देगा और ब्लैकनिंग को एक बार फिर से रोक देगा। अरॉन उस पर एक लाइट मन्ना का बॉल फेंकता है और वो यूरी की तलवार तक पहुंचता है और वो ब्लैक किंग को फ्रंट से स्लैश करता है, जबकि अरॉन उसके बैक पर एक स्ट्राइक के साथ फॉलो अप करता है। कॉन्सेंट्रेटेड डार्क एलिमेंट्स उसके घावों से बाहर आने लगते हैं और ब्लैक किंग एक मैसिव बर्स्ट ऑफ डार्क एनर्जी में इरप्ट हो जाता है। जब डार्क कॉन्ड्रा सबसाइड होता है तो वो एक ब्लैक ड्रैगन बन जाता है। अब वो एक स्ट्रॉन्ग टेल्ड बीस्ट बॉम्ब चार्ज करना शुरू कर देता है, लेकिन फरबॉल जंप इन करता है और पोकेमोन की तरह टैकल का इस्तेमाल करता है। फिर वो उसे उठा लेता है और स्काई में ऊपर उड़ा ले जाता है और अरमन और यूरी को अपने मैजिकल फ्लाइंग वेपन्स पर उसके पीछे आने को कहता है। दोनों ड्रैगन्स इनक्रेडिबल बैटल ऑफ एनर्जी बीम्स और फायर ब्रेथ्स में लग जाते हैं आसमान में और हमारे हीरोज फैसला करते हैं सपोर्ट भी देने का। अरॉन चार्ज इन करता है और उसे गर्मियों की एक मक्खी की तरह डिस्टर्ब करता रहता है, जबकि यूरी सीधे उसके चेहरे पर क्रैश होता है और फिर अपनी तलवार से उसकी एक आंख में घुसा देता है। ब्लैक ड्रैगन उसे झटक देता है और नीचे फेंक देता है, लेकिन अरॉन टाइम पर आता है और उसे बचा लेता है। लेकिन अब वो दोनों एयर में लटके हुए हैं और ब्लैक ड्रैगन ऐसे एक चांस देखता है उन दोनों को एक अटैक से खत्म करने को। वो अपने एनर्जी बीम को चार्ज करना शुरू कर देता है, लेकिन फरबॉल एक बार फिर टैकल का इस्तेमाल करता है और उसे नीचे ज़मीन पर ले आता है अपने साथ। वो दोनों क्रैश लैंड करते हैं और फरबॉल अपने फरबॉल फॉर्म में वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अरॉन नीचे आकर उसे रेस्क्यू करता है। मीनवाइल ब्लैक ड्रैगन फैसला करता है एक और ट्रांसफॉर्मेशन में जाने का, जैसे फ्रीजा और एक ड्रैगन ह्यूमन हाइब्रिड की तरह दिखने लगता है। सॉल्टी हो जाकर वो एक हैवी डार्क एनर्जी अटैक चार्ज करता है और यूरी को उससे शूट करता है, लेकिन अरॉन अपने लाइट रेसिंग गन से उसे ब्लॉक कर लेता है और उससे पुश थ्रू कर जाता है। फिर वो यूरी को प्लॉट आर्मर से बफ कर देता है ताकि इस बार वो स्लैप ना खाए, जैसे पहली बार उसने ब्लैक किंग से लड़ते हुए खाया था। और फिर वो अपना मन्ना सिंक करने की तैयारी करते हैं और फैसला करते हैं इस बैटल को एंड करने के लिए। यूरी के सिग्नेचर मूव की डबल वॉम्बो कॉम्बो से वो ब्लैक किंग के अंधकार से पुश थ्रू करते हैं और आखिरकार उसे अपने लाइट से हिट करने में कामयाब होते हैं और उसके अंदर से सारे डार्क एलिमेंट्स को गेट रीड कर देते हैं। वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। हमारे हीरोज फूना की तरफ मुड़ते हैं जो अब डाइंग है सीवियर केस ऑफ गोइंग ब्लैक की वजह से और नॉट बीइंग एबल टू कम बैक। नॉट सो ब्लैक किंग उठता है और चेन क्रॉनिकल्स को उसके केयरटेकर के तौर पर बुलाता है और फूना को ठीक करने के लिए अपनी लाइफ फोर्स ट्रेड करता है। और जब वो हो जाता है तो सबकी उम्मीदें वापस आ जाती हैं और वादे के मुताबिक रिका अपने दोस्तों से रियूनाइट करने के लिए अपनी मौजूदगी को मैनिफेस्ट कर लेती है। एक बार फिर ब्लैक किंग के गए और चेन क्रॉनिकल को उसके ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर किए जाने के साथ दुनिया भर से ब्लैकनिंग फेड होना शुरू हो जाता है। सारे अनडेड सोल्जर्स वैनिश हो जाते हैं और शांति ज़मीनों पर वापस आ जाती है। जूलियाना अपनी तलवार उठाती है और उनकी विक्ट्री की घोषणा करती है और ठीक वैसे ही हम देखते हैं सब कुछ वापस नॉर्मल होता हुआ। अपने आखिरी पलों में फूना के पिता उससे कहते हैं चेन क्रॉनिकल की असली शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया को रिस्टोर करो जिसे उसने बर्बाद कर दिया था। और हम एक बार फिर अपने हीरोज़ को देखते हैं समुद्र पार एक और जर्नी पर निकलते हुए और इस तरह चेन क्रॉनिकल का सीज़न 1 खत्म होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो नए सीज़न के लिए कमेंट करें या इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। रिकैप्टन के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो जल्दी मिलते हैं।